हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपको चाहिए कि आप कंप्लीट मैथ का बहुत ही कम समय में रिवीजन कर सके, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इस वीडियो में हम बहुत ही कम टाइम में, मतलब 1 या 2 घंटे में पूरे मैथ का रिवीजन कर देंगे। ठीक है, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं, पिछले जितने भी पेपर हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो जो जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिस टॉपिक से आते हैं, उनके हम फॉर्मूला ट्रिक सब कुछ रिवाइज़ करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क। इससे हम पहले इसके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप के बनते हैं, वो करते हैं हम। देखो, सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन क्या आ जाता है, जैसे मान लो ए ने कुछ काम किया कितने दिनों में, बी ने किया, सी ने किया है। ठीक है, देखो मैं कंप्लीट ये नहीं कि एक एक सम आपको कराऊंगी, मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप उनको किस तरीके से करोगे। ठीक है, सभी फॉर्मूले बताऊंगी, जितने भी हर चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो बताऊंगी मैं। जैसे ये बोल दिया जाता है ए बी सी किसी काम को मान लो किसी कितने भी दिनों में करें, 10 15 20। मैं एक बार ये क्वेश्चन बता देती हूँ बस। तो ये पूछ लिया जाए कि तीनों मिलके कितने दिनों में काम करेंगे, या फिर ए और बी मिलके कितने दिनों में काम करेंगे, या फिर बी और सी मिलके कितने में करेंगे, या ए सी कितने में करेंगे। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो देखिए कैसे करोगे आप। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनका एलसीएम लेना होता है। जैसे इनका एलसीएम कितना हो गया, 60, तो ये हो जाएगा 6, ये 4 और ये 5। ठीक है, 1 मिनट, ये हो गया 3, तो ये आ गया। उसके बाद अगर तीनों को पूछा है तो तीनों को प्लस कर दो। ठीक है, वो तीनों का 1 दिन का, यहाँ जो आता है वो होता है 1 दिन का काम। ये तो होता है दिन, भाई कौन कितने दिन ले रहा है, ये वाला। ये होता है हमारा टोटल काम, और ये होता है कि 1 दिन का काम। ठीक है, तो अब हमें बताना हो कि तीनों ने मिलकर कितने दिनों में काम किया, तो जितना काम है वो उसको हम डिवाइड कर देंगे इन्होंने जितना भी 1 दिन में काम किया, यानी 60 बटे में इनको प्लस कर दो 13, 13 से डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, अगर तीनों का मिल के काम बताना है तो हम कैसे करते हैं, मैं यहाँ कर देती हूँ 1 मिनट। ठीक है, तो अगर तीनों का काम बताना होता है तो जितना भी टोटल वर्क है वो लिख के हम, और डिवाइड बाई 1 दिन का जो इनका काम है उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप क्या आता है, जैसे दे देगा, मान लो 2 बंदे हैं ए और बी। ए तो बता दिया भाई इतने दिनों में काम कर रहा है, और ए बी दोनों मिलके इतने दिनों में कर रहे हैं, तो बताओ बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो फिर से वही जितनी भी वैल्यू दे रखी है उनका हम एलसीएम निकाल लेंगे, डिवाइड करेंगे, ये आ गया इनका 1 दिन का काम। अब देखो ए का तो हमें पता है, ये है ए प्लस बी। अगर हमें बी का चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब ए प्लस बी में से ए माइनस बी करेंगे तो सॉरी, ए प्लस बी में से ए माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, अकेला बी बच गया। ठीक है, तो बी का 1 दिन का काम आ जाएगा। अब 1 दिन का काम आ गया, टोटल जितना भी काम था उसको 1 दिन के काम से डिवाइड कर दो, वो ये आ जाएगा कि बी कितने दिनों में काम को कर सकता है। दोस्तों मैं मान के चल रही हूँ अगर आप एमटीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इसका मतलब आपने थोड़ा बहुत तो कर ही रखा है मैथ। ठीक है, ये सिर्फ रिवीजन के तौर पे, कहीं ये बोलो कि मैम ये इतनी जल्दी क्या करा दिया, अच्छे से समझ नहीं आई, ये सिर्फ रिवीजन के तौर पे है। इसमें मैं स्पीड में कंप्लीट कराऊंगी मैं, लेकिन थोड़ा स्पीड से, और जो पूरा सॉल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ मेथड बताया जाएगा। अच्छा, एक टाइप क्या आती है, जैसे मान लो ए और बी दे रखे हैं, ये कितने दिनों में काम करें, ये कितने भी दिनों में काम करें। ठीक है, अगर बोला जाता है कि अल्टर डेज में काम करेंगे, अल्टर डेज का मतलब क्या होता है, 1 दिन ए आया, मतलब हो सकता है पहले बी आए, वो क्वेश्चन में लिखा मिल जाएगा कि पहले कौन आता है। मान लो पहले दिन ए आया, दूसरे दिन कौन आया, बी, फिर तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन कौन आएगा, बी आएगा। मतलब 1 दिन छोड़ के 1 दिन वो आते हैं। तो हमें बताना है कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। मान लो ए कर रहा है 10 दिन में काम, बी कर रहा है 20 दिन में काम। ठीक है, तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, दोनों कैल्शियम ले, कैल्शियम कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा, 20 को 10 से डिवाइड किया 2, और 10 यहाँ 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, यानी ए तो 1 दिन में कितना काम करता है 2, और बी कितना काम करता है 1, टोटल काम कितना है 20। अब हमें बताना है कि जैसे ए आया पहले दिन, ठीक है, फिर दूसरे दिन बी आया, तो बताना है कि टोटल काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखो 2 बंदे हैं, तो ये देख लो 2 दिन में कितना काम किया इन्होंने, 1 दिन ये 1 दिन ये, 2 दिन, 2 दिन में कितना काम किया, इसने तो 2 काम किया और इसने 1 काम किया, तो टोटल काम कितना किया इन्होंने 3। ठीक है, 2 दिन में कितना काम किया 3। अब इनको काम कितना करना है, 20 काम करना है, 20 करना है ना, तो 20 से थोड़ा सा कम देखो, जो 3 से गुना होता हो, जैसे 20 से थोड़ा कम क्या हो गया 18। ठीक है, 20 से थोड़ा सा कम क्या हो गया 18। 3 की टेबल में आता है ना, ये 3 6 18, 6 से गुना करने पे आया, तो यहाँ भी 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12।
इसका मतलब 18 काम कितने दिनों में हुआ, 12 दिन में। ठीक है, हमें करना है 20, तो 18 काम अगर 12 दिनों में हुआ है तो उसके बाद देखो 18 काम हो गया तो बचा कितना, 2 काम बच गया। 2 काम कौन करेगा, अब देखो पहले दिन ए आया था, इसका मतलब इस काम को कौन करेगा, ए करेगा, तो 2 काम करेगा ए, और ए कितना काम कर रहा है, एक दिन में 2 ही कर रहा है। ठीक है, तो 18 + 2 करेंगे 20, और यहाँ पे 12 + 1 करेंगे तो 13, यानी कि 13 दिनों में काम कंप्लीट होगा। अच्छा, ये तो था कंप्लीट डिवाइड हो गया। मान लो ऐसा कुछ हो जाता, 1 मिनट के लिए मान के चलते हैं हम कि यहाँ पे 21 होता है एलसीएम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो 21 है, ये 2 था और ये 1 था। ठीक है, तो इसका मतलब देखो अब 2 दिन में कितना काम हुआ है, 3, 2 ये और 1 ये, 3 काम हुआ है। 1 मिनट, इसको 22 मान लो तो पूरा ही हो गया। ठीक है, ये हो गया। हमें चाहिए 22 काम। अब 22 से थोड़ा कम देखो, 22 से कम क्या होता है, 21, जो 3 से डिवाइड होगा मतलब, तो 21 हो गया। कितने पे जाएगा, 3 × 7 = 21, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि 14 दिन हो गए और 21 काम हो गया। अब एक काम की कमी रह गई, एक काम को कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, ए करेगा। तो इसके बाद देखो अगर अगले दिन ये पूरा दिन आता है, अगर ये पूरा दिन आया तो ये तो 2 काम करेगा, और 21 और 2 23, 23 हो गए तो ज़्यादा काम हो गया। हमें ज़्यादा थोड़ी कराना, हमें तो पूरा कराना है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगला जो दिन आएगा ना वो पूरा काम नहीं करेगा। कितना करेगा, यहाँ लिखो, जितना काम बच गया वो लिखो ऊपर, कितना बच गया, 22 करना था ना और 21 कर दिया, तो एक काम बच गया 1 बटे में। ए कितने दिन में करा, क्योंकि ए को करना है तो ए कितने दिन में, ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 2 कर रहा है, तो बटे में क्या कर देंगे, 2। ठीक है, ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 2, तो 1/2, तो 14 तो ये थे और 1/2 ये, तो कितने दिन लगे, 14 सही 1/2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है इसमें। अच्छा, ये तो 2 के लिए था, 3 के लिए भी आ सकते हैं। जैसे ABC 3 व्यक्ति आ रहे हैं, एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, एक दिन सी कर रहा है, तो भी सेम मेथड रहेगा ही। ठीक है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आता है अगला टाइप, जिसमें क्या कहता है कि मान लो ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि जो बी है ना वो 3 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। ठीक है, बी ने क्या किया, 3 दिन काम किया सिर्फ इसने, और फिर ये काम छोड़कर चला गया। जैसे दोनों मिल के काम करने लगे, ये तो 10 दिन में कर सकता था, ये 20 दिन में, दोनों आ गए एक साथ काम करने के लिए। लेकिन बी ने सिर्फ 3 ही दिन काम किया, 3 दिन काम करके उसने क्या किया, काम छोड़ दिया किसी वजह से। तो बताना है कि अब काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, कितने दिनों में पूरा होगा, या फिर ए कितने दिनों में काम को पूरा कर लेगा। तो देखो पहले वही एलसीएम निकालेंगे इनका 20, ये 2 हो गया या 1 आ गया। ठीक है, तो अब देखो बी ने कितने दिन काम किया, 3 ही दिन काम किया ना, तो ये क्या करता है, ये सोचता है कि 3 दिन का भी क्यों नाम कराया बी से। जैसे हमें मान लो 50 कुछ काम करना है, उसमें से 2 काम एक ने किया, तो हम ये सोचते हैं इससे क्यों नाम कराया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये एक इसका काम हम हटा देंगे। जैसे इसने 3 दिन काम किया, 1 दिन में ये 1 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 काम कर लेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका ये काम काट देंगे, तो 20 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बच गया, 17। ठीक है, 17 बच गया। अभी 17 काम किसने किया होगा, बी तो चला गया, किसने किया होगा, ये ए ने। ठीक है, ए ने किया होगा, तो हमें बताने कितने दिन लगेंगे। तो टोटल काम है अब 17, और ए ने अकेले ने किया है। ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 8, 1/2, यानी कि 8.5 दिन में वो काम पूरा करेगा। इसी में एक और टाइप आ जाता है। इसमें क्या होता है, मान लो ये दे दिया कि ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, और दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। ठीक है, बी छोड़ के चला गया, ये नहीं बताया कितने दिन काम करके गया, नहीं, सिर्फ ये बताया कि बी कुछ दिन बाद चला गया। तो हमें क्या बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, बी अकेला, 1 मिनट, इसमें ये पूछेगा बी ने कितने दिन काम किया। ठीक है, इसमें दे नहीं रखा कि बी ने कितने दिन काम किया, सिर्फ ये बोला है कि बी काम को छोड़ के चला गया बीच में, तो हमें बताना है कि बी ने कितने दिन काम किया। ठीक है, देखिए हम इसको कैसे करेंगे। और साथ में ये दे रखा है कि दोनों, जैसे 1 मिनट, जैसे था ना कि बी छोड़ के चला गया। ठीक है, ए अकेला काम कर रहा है, और जो टोटल जो काम हुआ है वो कितने दिनों में हुआ है, 5 दिनों में हुआ है। ठीक है, 5 या 6 कुछ भी लगा लो, मतलब ये बोल दीजिए कि अब जो काम हुआ है ना वो, चलो 10 लिख लो यहाँ पर, 10 दिनों में हुआ है। ठीक है, 10 दिनों में काम पूरा हो गया, काम पूरा हो गया। तो हमें बताना है, या फिर एक काम करो, क्योंकि 10 ए का भी 10 हो गया, ये भी मान लिया हमने 5 मान लो इसको, 1 मिनट।
ठीक है, 5 दिनों में काम हुआ है। हमने मान लिया कि टोटल काम है जो वो टोटल 5 दिनों में पूरा हो गया, तो हमें बताना है कि बी ने कितने दिन काम किया होगा, ठीक है, या फिर बी ने कितने दिन काम करके काम छोड़ दिया। तो देखो कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ये 2 ये 1, ठीक है। अब देखो बी छोड़ के चला गया, हमें नहीं पता बी कितने दिन काम करके गया, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में, लेकिन हमें ये पता है कि काम शुरू से लेके लास्ट तक किसने किया है, ए ने किया है, ठीक है। स्टार्टिंग से लास्ट तक किसने किया है काम, ए ने किया है। तो इसका मतलब ए ने कितना काम किया, कितना किया, एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, 2 काम करता है, ठीक है। और टोटल काम कितने दिनों में पूरा हुआ, 5 में। अभी हमने किया ना कि काम टोटल 5 दिनों में पूरा हो गया, तो ए एक दिन में 5 काम करता है और टोटल 5 दिन तक काम चला। इसका मतलब ए ने कितना काम किया है, 10 काम किया है, ठीक है। ए ने कितना काम किया, 10। टोटल 20 था, उसमें से 10 ए ने किया, इसका मतलब बी ने कितना किया होगा, 20 में से 10 गया 10, यानी 10 काम है जो वो किसने किया था, बी ने, ठीक है। अब हमें बताना है कि बी ने कितने दिन काम किया था। बी ने काम 10 किया है, बटे में एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी उसने 10 दिन तक काम किया था। तो टाइम एंड वर्क में इतने ही आता है। या फिर अगर ये पूछ ले कि भाई इतने वेजेस दे रखे हो, मतलब भाई इनको इस काम के लिए इतने रुपये मिलेंगे, जैसे ए काम कर रहा है 10 दिन में, बी काम कर रहा है 20 दिन में, इनको टोटल काम करने के लिए 10,000 रुपये मिलेंगे। तो बताओ ए को कितने रुपये मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे। तो इनका एलसीएम लेके जितना भी इनका काम आएगा ना, मान लो यहाँ कुछ काम आ गया, यहाँ कुछ काम आ गया, तो ये मान लो 5 है, ये 3, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ये 5 है, ये 3 है, इनको टोटल काम हो गया 8। अब टोटल काम के लिए अगर उनको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो जिसका पूछा उसका निकाल लो। 8 के लिए, 8 काम के लिए 10,000 मिल रहे, तो एक काम के लिए कितने हो जाएंगे, 10,000 को 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और फिर मान लो ए का पूछा तो उसकी 5 से गुना कर दो, और बी का पूछा तो उसकी 3 से गुना कर देंगे। तो इसमें बस इतना ही आता है टाइम एंड वर्क में। पिछले जितने भी क्वेश्चन देखे हैं मैंने, उनमें सिर्फ इतना ही था। तो उसके बाद इसी के जैसा होता है एक पाइप एंड सिस्टर्न, इसके भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, ठीक है, इतने नहीं आते, लेकिन टाइम एंड वर्क जैसे ये तो मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे मान लो एक टैंक है पी, एक टैंक है क्यू, ये बोल दिया जाए ये 10 में कर रही है, 20 घंटे में टंकी को भर रही है, तो दोनों मिलके कितने घंटे में करेंगी। तो ये वही टाइम एंड वर्क वाला ही है कि ए इतने दिनों में काम कर रहा है और बी इतने दिनों में काम कर रहा है, मिलके कितने में करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अलग क्या होता है कि मान लो ये बोल दिया जाए ए तो किसी टैंक को 10 घंटे में भर रहा है, और सॉरी पी तो किसी को टैंक को 10 घंटे में भर रहा है, और क्यू है जो इसको खाली कर रहा है 20 घंटे में, ठीक है। तो हमें बताना है कितने घंटे में ये टैंक भरेगी या खाली होएगी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, पानी को निकाल रहा है, तो बताना है कि कितने घंटे में भरेगी या खाली होगी, ठीक है। दोनों को स्टार्ट कर रखा है, इसका मतलब हमें दोनों का मिल के बताना है। तो देखो इनका एलसीएम कितना आएगा, 20, यहाँ ऊपर 2 गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस लगा लो। दोनों को चला रखा है, ये तो 2 भर रहा है और ये 1 खाली कर रहा है, तो नेट कितना हुआ, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1 भरा जाएगा। प्लस है ना तो भरा जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो इसका मतलब 1 खाली होता, ठीक है। तो 1 भरा जा रहा है, अब 1 यहाँ पे भर रहे हैं, टोटल कितना भरना है 20। अगर हम 20 को 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 20 घंटे में ये भरा जाएगा, ठीक है। जितना काम है वो डिवाइड बाई इनका नेट जितना भी आया है, जैसे 2 में से गया 1 आया था, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, ये 20। या फिर ऐसे कह देते हैं कि मान लो पी है वो तो 10 घंटे में भरने लग रहा है, और पी और क्यू 2 टैंक है, जिसमें से क्यू है जो वो खाली करती है, और ये मिलके 20 घंटे में खाली कर रहे हैं। तो बताओ क्यू अकेला कितने देर में इसको खाली करेगा। तो फिर से वही एलसीएम निकाल लिया, 2 1। अब की बारी क्या हो रहा है, 1 मिनट ही हटाओ। देखो क्यू क्या कर रहा है, खाली करने लग रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, p प्लस क्यू था, इसमें से p को माइनस कर दो तो क्यू बच जाएगा, यानी कि 1 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, -1। यानी क्यू है जो 1 घंटे में कितना खाली करता है, 1 खाली कर रहा है। अब ये 1 खाली कर रहा है 1 घंटे में, ठीक है। तो हमें बताना है कि टोटल कितनी देर में ये खाली करेगा। तो टोटल है 20 और 1 घंटे में 1 खाली कर रहा है, तो कितने घंटे में काम किया इसने, 20 घंटे में, ठीक है। तो पाइप एंड सिस्टर्न होता है ना जो, वो टाइम एंड वर्क जैसा ही होता है, तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं इसको। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आता है अलजेब्रा। दोस्तों देखो इसमें से अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मुश्किल से एक आधा ही क्वेश्चन आता है, वो भी पिछले शायद पिछले साल तो नहीं आया था, उससे पिछले साल आया था। लेकिन फिर भी जो मेन फॉर्मूला मैं एक बार आपको जल्दी से बता देती हूँ। जैसे कि अगर x + 1/x दे रखा है आपको, कुछ भी मान लो ये p दे रखा है, और हमसे पूछ लिया जाए कि x² + 1/x² बताओ क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, p का स्क्वायर -2, ठीक है। अगर यहीं पे x + 1/x p दे रखा है, हमसे पूछ ले x³ + 1/x³ बताओ क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्यूब कर दो, p का क्यूब और -3p, ठीक है।
अगर ये दे दिया जाए x प्लस 1/x दे रखा है और x माइनस 1/x, मतलब अब तो ये सेम है, पावर तो सेम है, लेकिन प्लस की जगह क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इसको कैसे करोगे, ये हो जाएगा अंडर p का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और -4। देखो माइनस वाला निकालना है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, p स्क्वायर -4। लेकिन अगर ये दे रखा था x माइनस 1/x इक्वल टू p और x प्लस 1/x निकालो, पावर तो सेम है ना दोनों की, सिर्फ सिंबल चेंज हुआ है। देखो माइनस से हमें प्लस बताना है, अगर प्लस बताना है तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आ जाएगा बीच में, ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले थे और साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले क्या होते हैं, देखो एक इम्पोर्टेंट ये है a³ प्लस b³ प्लस c³, ठीक है, और -3abc, ठीक है। a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc है जो वो किसके इक्वल होता है, a प्लस b प्लस c के, ठीक है, इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। वैसे इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे ज़रूर आ सकता है कि मान लो इसकी वैल्यू में 0 दे रखी हो, किसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं देगा, a³ प्लस b³ प्लस c³, इसकी वैल्यू अगर हमारे पास 0 है, ठीक है, सॉरी ये 0 नहीं है, इसमें ये दे रखा है, अगर a प्लस b प्लस c इनकी वैल्यू 0 दे रखी हो और हमसे पूछा हो a³ प्लस b³ प्लस c³, इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3abc के। पिछले फॉर्मूले से आए ये, ठीक है, ये था ना जिसे यहाँ लिखा हुआ था a प्लस b प्लस c इंटू में यहाँ कुछ भी था। अब इसकी वैल्यू अगर 0 तो ये पूरा 0 बन गया, तो ये यहाँ पे -3abc था, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का, तो यहाँ से आया है ये निकल के, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देखो कैसे आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, इसमें ऐसे आता है, मान लो a की वैल्यू दे रखी है 15, ठीक है, और b की वैल्यू दे रखी है इसने 25 और c की वैल्यू दे रखी है -40, तो हमसे पूछ लेगा a³ प्लस b³ प्लस c³ बताओ। अब ये तो है नहीं कि हम तीनों का क्यूब करने बैठेंगे, नहीं, ये देखो a प्लस b प्लस c 0 बन रहा है नहीं, जैसे 15 और 25 हो गया 40 और ये -40, तो इनको प्लस करेंगे तो 0 आ गया, इन तीनों को जोड़ने पे 0 आया, इसका मतलब a³ प्लस b³ प्लस c³ है जो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3abc, यानी कि 3 गुना, और इन तीनों की क्या कर देंगे हम, गुना, ठीक है। अच्छा वैसे इसमें और इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे अगर ये बोलो कि पूरा बताओ a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², ये तो छोटे बच्चों वाले फॉर्मूले तो सबको ही पता होंगे, ठीक है, a² -2ab प्लस b², अगर ये आ जाए a³ माइनस b³ तो हो जाता है a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है, और a³ प्लस b³ आ जाए तो हो जाएगा a प्लस b इंटू a² एक मिनट प्लस b² माइनस ab, ठीक है। वैसे ही आते नहीं एग्ज़ाम में, तो इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है जो, अच्छा जो CGL के एग्ज़ाम हुए थे ना, उसमें कैसा क्वेश्चन आया हुआ था कि ये बताओ कोई इक्वेशन दे दी 4x प्लस 5y, ठीक है, और प्लस 6 इक्वल टू 0 दे रखा है, साथ में यहाँ दे दिया 8x प्लस 10y प्लस 12 इक्वल टू 0 दे रखा है। इसमें बताओ कि जो इक्वेशन होंगी इनका यूनिक सॉल्यूशन बनेगा या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनेंगे, तो ये बताना था। तो इसके लिए देखो क्या होता है, जो अभी हमने किया था ये 4, ये तो क्या होता है a1, ये होता है नीचे वाला a2, ठीक है, ये होता है a1, ये होता है a2, ये ऊपर यहाँ होता है b1 जो y के आगे है, यहाँ होता है b2, ये होता है c1 और ये होता है c2। तो हम क्या करते हैं, इनका रेशो निकालते हैं, जैसे कि हमने a1/a2 निकाला, फिर हमने b1/b2 निकाला, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब सॉल्यूशन होगा यूनिक, ठीक। अगला केस क्या होता है, मान लो a1/a2 किया हमने, ठीक है, इक्वल टू, उसके बाद हमने किया b1/b2, ये दोनों तो इक्वल आ गए, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं आए, तो उससे क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है, पैरेलल हो जाती हैं दोनों लाइनें, तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अच्छा अगर ये केस बनता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल आ जाते हैं रेशो, तो वो जाते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सिर्फ इनका रेशो लेना होता है, जो भी, जैसे कि मान लो ये था ना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0,
a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, इस टाइप की इक्वेशन है। तो इन दोनों का रेशो, इनका रेशो, इनका रेशो, हमें इन तीनों का रेशो देखना होता है क्या आएगा। तो अलजेब्रा में इतना ही था। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अब हम। अच्छा, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे पीछे जो देखे थे मैंने कि a/b है जो 3/2 दे दिया, तो ये बताओ a² प्लस 1 मिनट और साथ में दे रखा है a + b है जो इसकी वैल्यू है 30 के इक्वल। तो बताओ a कितना होगा, b कितना होगा, या इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ लेंगे। तो देखो a/b दे रखा तो ये मान लिया 3x, ये कितना है 2x। अब a + b 30 है तो इनको प्लस कर लो, ये 3x प्लस ये हो जाएगा 2x = 30 है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी ना, 3x और 2x कितना हो गया 5x = 30। तो 5 से काटेंगे 6, x की वैल्यू 30 आ गई तो यहाँ पुट कर देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी। जो पूछा हो वो कर देना फिर इसमें। अच्छा, आजकल इक्वेशन बना के भी आ जाता है, जैसे कि x दे देंगे x² - 5x + 1 = 0 दे रखा है और उसमें पूछ लेंगे x² + 1/x² की वैल्यू बताओ। तो देखो कैसे करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो, ठीक है, उससे हो जाएगा। ये जो भी इक्वेशन दे रखे हो ना उसको x से डिवाइड कर देना। जैसे x² को x से डिवाइड करेंगे तो एक x कैंसिल हो गया, x बच गया। इस यहाँ पे x से x कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 5 प्लस यहाँ पे 1/x = 0। अब 5 यहाँ माइनस है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा x प्लस में 1/x, x प्लस 1/x और वहाँ जाके प्लस का 5 हो गया। अब जो भी पूछा है इसे निकाल लो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अब हम। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, मेंस्ट्रुएशन। इसमें हम करते हैं सबसे पहले, चलो ट्रायंगल के बारे में। मान लो कोई भी ट्रायंगल दे रखी है और हमें इसका एरिया बताना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर हमें दे रखी हो राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 होता है और इसका हमें एरिया बताना हो तो वो हो जाएगा 1/2, ये भी सेम हो जाता है, बेस हो गया इंटू में परपेंडिकुलर है जो, ठीक है, यानी ये बेस और ये परपेंडिकुलर। यहाँ पे इसमें क्या था, ये बेस है मान लो और ये इसकी हाइट हो जाएगी। उसके बाद अगर आइसोसेल ट्रायंगल दे रखी हो, आइसोसेल ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। मान लो ये है जिसकी ये 2 साइड इक्वल हैं, ये तो होती है बी, और जो इक्वल साइड होती है उसको बोलते हैं मान लो ए, ठीक है। अगर हमें इसका एरिया बताना हो तो ये हो जाता है 1/4 b √ में हो जाएगा फिर ये 4a² - b², ठीक है। तो इसको सोल्व कर लोगे तो एरिया आ जाएगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जिसमें मतलब कि सभी एंगल 60 के होते हैं, उसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a², ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और एक लास्ट और मान लो अगर राइट आइसोसेल ट्रायंगल हो, राइट आइसोसेल ट्रायंगल मतलब कि राइट एंगल भी हो और ये दोनों साइड इक्वल भी हो, तो ये राइट भी है और आइसोसेल ट्रायंगल भी है। वैसे इसका क्वेश्चन नहीं पेपर में पूछा जाता, फिर भी देख लो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/4, जो ये हाइपोटेनियस है इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल में इतना ही था। उसके बाद अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल में पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये मान लो लेंथ और ये ब्रेड्थ है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, ठीक है। और एरिया क्या होता है इसका L × B, इसमें इतना ही था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, ठीक है, स्क्वायर जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाता है साइड का स्क्वायर, यानी कि a² हो जाएगा। कई बार साइड ना दे के ये डायगोनल दे देता है, ठीक है, ये डायगोनल दे देगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायगोनल दे रखा हो तो डायगोनल का स्क्वायर और /2, ठीक है, डायगोनल का स्क्वायर और /2 ये हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है इसका 4a, 4 × साइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर रोम्बस दे रखी हो, रोम्बस भी वही होते हैं, चारों साइड इक्वल होती है, लेकिन इसमें सभी एंगल 90 के नहीं होते। तो रोम्बस दे रखी हो तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2, ठीक है, इंटू में जो दोनों डायगोनल है ना इनकी मल्टीप्लाई कर दो d1 × d2, ठीक है, ये होता है रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला। अगर ट्रेपिज्म दे रखा हो, ये ट्रेपिज्म का मतलब क्या होता है दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल होती है, इसमें ये इनके बीच की हाइट है मान लो h, ये है साइड A, ये है साइड B, तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, हो जाएगा 1/2 इंटू में जो ये पैरेलल साइड है इनको तो प्लस कर दो, तो हो जाएगा A + B, ठीक है, और मल्टीप्लाई में जो हाइट है उसको लिख दो h, तो हो जाएगा ट्रेपिज्म का फॉर्मूला। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर्कल की, तो सर्कल का सभी को पता है एरिया क्या होता है 4πr², ठीक है, और इसका पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस बोलते हैं तो वो क्या होता है 2πr। इसके बाद अगर मान लो जैसे सर्कल है इसमें कोई सेक्टर दे दिया, सेक्टर का मतलब क्या होता है, एक ये रेडियस होगी जैसे और एक ये रेडियस हो गई, ठीक है, और इसको मिला के ये आर्क हो गई, इसलिए जो एरिया बनता है उसको बोलते हैं सेक्टर। अगर इस सेक्टर का एरिया पूछा जाए तो इस सेक्टर का एरिया क्या हो जाता है θ/360 × πr²,
ठीक है, ये होता है। और अगर हमसे इसकी लेंथ पूछ ली जाए, सेक्टर की लेंथ क्या होगी, तो वो होता है θ/360 इंटू में 2πr। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो जाती है। उसके बाद आता है इन सर्कल। ठीक है, इन सर्कल क्या होता है, मान लो ये ट्रायंगल है और इसके लगती हुई अंदर की साइड अगर हमने सर्कल बना दिया तो इसको बोलते हैं इन सर्कल। और इसमें क्या पूछ लेते हैं, इन रेडियस पूछ लेते हैं। इन रेडियस मतलब कि जो ये सर्कल बना है इसकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा नहीं पूछता, इसमें सिर्फ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी पूछ लेता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो रेडियस होगी, इन रेडियस, वो क्या हो जाएगी, a/2 में 2√3। ठीक है, a/2 में 2√3 इसकी ये इन रेडियस होगी। और इसी में अगर सरकम रेडियस पूछ ले, जैसे ये तो होगी इन सर्कल और ये होगी इसकी ये तो होगी इन रेडियस, ये होगी सरकम रेडियस। अगर सरकम रेडियस पूछ ले, डायरेक्ट आ जाता है कि सरकम रेडियस बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ठीक है, तो सरकम रेडियस, इसमें कोई वो नहीं है, लॉजिक नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला हो जाता है a/√3। उसमें तो a/2√3 था, लेकिन इसमें है a/√3। ठीक है, अच्छे तो 2D थे, अब अगर आ जाते हैं 3D। 3D में क्या आते हैं, जैसे एक तो क्यूबॉइड आ गया जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट 3 चीज़ें होती हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, वो होते हैं 3D। तो जैसे अगर हम क्यूबॉइड की बात करते हैं, सबसे पहले क्यूबॉइड, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, 2 × LB + BH + HL। ठीक है, अगर लेटरल सरफेस एरिया बात करें, लेटरल का मतलब होता है 4, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2H × L + B। अगर ये पूछ लेना कि पूरे क्यूबॉइड का एरिया बताओ या फिर पूरे क्यूबॉइड पे हमें पेंट करना है तो बताओ कितना एरिया लगेगा, तो होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर ये बोला जाए कि 4 दीवारों पे निकालो, 4 दीवारों का, 4 नहीं लिखेंगे, खाली ये बोल देंगे कि दीवारों का बताओ, तो दीवार कितनी होती है, 4 ही होती है ना। एक तो छत होगी, जैसे एक नीचे, इनको छोड़ के साइड कितने मतलब कि इसकी दीवारें कितनी बची हैं, 4। तो 4 के लिए निकालना, तो वहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया निकलता है। ठीक है, और अगर वॉल्यूम पूछ ले इसका क्यूबॉइड का, तो ये होता है L × B × H। ठीक है, और अगर इसका डायगोनल पूछ ले, तो डायगोनल क्या होता है, अंडर में L² + B² + H²। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्यूब की, क्यूब में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती है, मतलब A और ये A। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6A², लेटरल सरफेस एरिया 4A², ये 4 के लिए होता है, ये 6 के लिए होता है। वॉल्यूम हो जाएगा A³ और इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, √3A। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं सिलेंडर की। ये होता है सिलेंडर, ये इसकी हाइट होगी, ये इसकी रेडियस। तो सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया तो इसका होता है 2πr × r + h। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 2πrh। और वॉल्यूम क्या होता है इसका, πr² h। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब जब हमें सिर्फ इसकी जो ये वाला साइड है, जैसे ये वाली जो साइड है, इसका निकालना, ऊपर और नीचे का नहीं निकालना, वो होता है लेटरल। उसके बाद आता है कोन, ये इस टाइप का कोन बन गया मान लो। तो इसमें ये तो होती है हाइट, ये होती है रेडियस, और ये वाली जो होती है तो होती है स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h² + r² पूरे का √। ठीक है, और इसमें अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकाल ले, तो वो क्या हो जाता है, πr × r + l। और लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका πrl। और वॉल्यूम क्या होता है इसका 1/3 πr² h। उसके बाद आ जाता है स्फीयर। स्फीयर के लिए सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr², और इसका वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³। ठीक है, अगर आ जाए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब होता है इसका आधा पार्ट, यानी कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, ये यहाँ तक का जो हिस्सा है ये होता है हेमिस्फीयर। तो इसके लिए अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाए, तो वो हो जाएगा इसका 2πr²। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, टोटल में मतलब ऊपर वाला भी जुड़ जाता है, लेटरल में तो ये वाला है सिर्फ, और टोटल में ऊपर वाला भी जुड़ जाता है, तो हो जाएगा 3πr², r²। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका 2/3 πr³। ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। बस, तो इसमें इतना ही था, क्योंकि अगर इनके क्वेश्चन कराने लगूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये सिर्फ फॉर्मूले की क्लास है, तो मेंसुरेशन में इतना ही। देखिए, उसके बाद हम करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ या तो क्या करेगा, प्रिंसिपल दे देगा और इंटरेस्ट पूछ लेगा, या फिर अमाउंट पूछ लेगा, या फिर क्या करेगा वो
इंटरेस्ट दे देगा, प्रिंसिपल पूछ लेगा, या फिर देखो ये 3 चीज़ें होती है इसके अंदर। प्रिंसिपल होता है प्लस इंटरेस्ट मिलके क्या बनता है, अमाउंट बनता है। तो या तो क्या करेगा, मान लो प्रिंसिपल नहीं दिया, ठीक है, एक चीज़ दे देगा इनमें से, इंटरेस्ट दे दिया तो पूछ लेगा प्रिंसिपल बताओ, या फिर अमाउंट दे दिया तो पूछ लेगा इंटरेस्ट बताओ या प्रिंसिपल, मतलब एक चीज़ दे देगा और ये पूछेगा भी दूसरी चीज़ बताओ क्या होगी। तो इसके लिए प्रिंसिपल जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T डिवाइड बाई 100। ठीक है, अगर सिंपल तुमसे ब्याज पूछा है तो इनकी वैल्यू पुट कर दो, प्रिंसिपल पूछा है तो ये सभी आर नीचे आ जाएगा, टी नीचे आएगा और 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको पुट करना है। और अमाउंट पूछा है तो अमाउंट, देखो इसमें एक ट्रिक क्या हो जाती है, क्या होती है कि जो इंटरेस्ट होता है ना सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या होता है, RT% होता है पी का। ठीक है, पी का RT%, देखो बात एक ही है, क्यों बात एक ही है, परसेंट हटा के नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। ठीक है, और ये हो जाएगा P/R/T डिवाइड बाई 100। पीछे जो हमने फॉर्मूला किया था ना बी के तीनों तो ऊपर मल्टीप्लाई में है, देखो इधर मल्टीप्लाई में और नीचे 100, तो यही फॉर्मूला बन गया ना इधर भी। तो इसको शॉर्ट में बस ऐसे लिख लेते हैं हम कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होता है, जो भी प्रिंसिपल है उसका RT% कर दो। इसको करने में आसानी कैसे हो जाती है, देखो तो तुम फॉर्मूला पुट करो, उसकी बजाय अगर तुमसे ये दे रखा है कि प्रिंसिपल 1000 है मान लो, रेट अगर तुम्हारा 5 है और टाइम 4 है, तो बताओ इंटरेस्ट कितना होगा। तो पूरा तुम फॉर्मूला पुट करोगे ये वो, इसकी बजाय तुम डायरेक्ट क्या कर सकते हो, हमें पता है कि जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट हमारा RT% होता है। ठीक है, R/2 यानी कि मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20%। ठीक है, 20%। अब 10,000 है, 1000 का 20% निकालना है तो निकाल लोगे। जैसे कि 1000 का 10% कितना होगा, 1 जीरो काट दो। अगर हमें किसी का भी 10% निकालना हो ना तो लास्ट जीरो काट दिया करो, तो ये जीरो कट गई तो बचा 100। 10% 100 है तो 20% कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर दो 200। ठीक है, या फॉर्मूला पुट कर लो या इससे कर लो। इससे पता है क्या आसानी हो जाती है, कई बार अमाउंट दे देते हैं और हमसे पूछ लेते हैं कि प्रिंसिपल बताओ। जैसे कि अगर हमें रेट दे रखी है मान लो 5%, वही एग्जांपल लेते हैं हम, टाइम दे रखा है 4 ईयर और हमसे पूछ लेंगे अमाउंट दे दिया हमें, कितना अमाउंट दे दिया, मान लो 10,000। ठीक है, अमाउंट दे दिया 10,000, तो हमसे पूछ लेंगे कि इसमें प्रिंसिपल बताओ क्या था। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए तुम क्या करोगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, पता नहीं क्या क्या ताम झाम करोगे, है ना। तो इसके लिए तुम सिंपल फॉर्मूला क्या पुट कर सकते हो कि हमने देखा इंटरेस्ट क्या होता है, RT% होता है। ठीक है, RT यानी कि 5 चौके 20% है, 20%। अब प्रिंसिपल जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। हमने देखा था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलके क्या बनाता है, अमाउंट बनाता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल कितना है 100% प्लस इंटरेस्ट अभी हमने देखा कितना आया था 20%, तो कितना बन गया ये 100 + 20 यानी 120%। तो जब भी हमें अमाउंट देखना होता है हम क्या करते हैं, 100 करके 100% प्लस RT% कर दो, वो अमाउंट आ गई। तो 100 तो ये था और RT% 20 था तो 120% हो गया, अमाउंट हो गया 120%। अब हमें अमाउंट दे भी रखा था, कितना दे रखा था 10,000, यानी कि 120% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 10,000। 120% की वैल्यू 10,000 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड। तो अब तुमसे प्रिंसिपल पूछा हो तो प्रिंसिपल होता है अपने आप में 100%, तो इसको 100 से गुना कर दो। अगर इसका इंटरेस्ट पूछा हो तो इंटरेस्ट अभी हमने देखा था पीछे RT% आया था जो कि क्या था 20%, तो 20 से गुना कर दो। तो इसका सिर्फ यही फ़ायदा होता है, RT% से अगर हम करते हैं तो अमाउंट दे रखी हो ना तो वो ईजिली हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में और कुछ खास इतना नहीं आता। उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट का देखते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे करते हैं हम, इसको हम सक्सेसिव से करते हैं। जैसे कि 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, 1 साल का मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, और अगले साल फिर से 10% दे दिया। ठीक है, और ये पूछ लिया कि बताओ कितने रुपए मिलेंगे। जैसे कि अगर 1000 प्रिंसिपल है और 10% की रेट है तो बताओ 2 साल बाद कितना मिलेगा। दोबारा लिख देती हूँ, 1000 रुपये हैं प्रिंसिपल और रेट दे रखी है इसमें 10%, टाइम है 2 साल, तो बताओ इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा इसका, देखो पहले ये 2 साल के लिए ना, देखो 2 ईयर लिख रखा है, तो जो ये 10% है ये 2 साल के लिए, तो इसको सक्सेसिव निकाल लो। तो ये जगह सक्सेसिव कैसे निकालते हैं हम, देखो ये परसेंटेज में करेंगे। वैसे यहाँ लिख देती हूँ, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है x + y + xy डिवाइड बाई 100। मतलब कि कोई एक चीज़ बढ़ा दी उसके बाद फिर से इसमें बढ़ा दी, तो जो रिजल्ट आएगा उसको जब हमें निकालना हो तो हम सक्सेसिव से निकालते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी हम निकालते हैं तो हम सक्सेसिव से इसको निकालेंगे। तो 10 था मान लो, ये 10 + 10 + 10 × 10/100।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो 10 और 10 20 और एक 21, यानी 21% क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट देखो, प्रिंसिपल कितना था, 1000 प्रिंसिपल था, उस पर कितना इंटरेस्ट मिला है 21%, तो इसका 21% निकाल लो। तो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये हो गया 210, यानी 210 रुपये उसको क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अमाउंट पूछे तो प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट को प्लस कर देना, वो अमाउंट हो जाएगा आपका। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जैसे मान लो ये बोल दिया जाए कि 2 साल के लिए किसी अमाउंट को SI पे दिया और CI पे दिया है, ठीक है, और रेट दे रखी है 10%, तो 2 साल के लिए दिया है, और CI और SI का जो डिफरेंस है वो दे रखा है तुमने 100 रुपये, समझे। ये बोल दिया गया कि 2 साल के लिए कुछ रुपए हैं उनको, या अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहे हैं और एक बार हम सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, ठीक है, तो जो उनमें गैप है उनका डिफरेंस है वो 100 रुपये है, तो बताओ कितना प्रिंसिपल था। या फिर इसको इस तरीके से पूछ लेंगे कि 1000 रुपये थे, उसको SI से दे रहे हैं एक जगह और एक जगह CI से दे रहे हैं, और रेट है 10%, तो बताओ इनका डिफरेंस कितना होगा इंटरेस्ट का। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि जो इनका डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है, P इंटू R का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला पुट कर दो, अगर डिफरेंस दे रखा है तो P निकल आएगा, P दे रखा हो तो डिफरेंस निकल आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला पुट कर देना इसमें। अच्छा, अगर 3 साल के लिए दे रखा हो कि भाई इनका डिफरेंस बताओ, तो 3 साल के लिए डिफरेंस क्या हो जाता है, स्टार्टिंग का तो सेम रहेगा, P इंटू R स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा, लेकिन साथ में और क्या मल्टीप्लाई में आ जाता है इसके, 300 प्लस R बटे 100। ठीक है, ये और मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 3 साल का इनका क्या हो जाएगा, डिफरेंस। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो कि पूछ लेते हैं कि जैसे कोई भी अमाउंट दे रखी हो, प्रिंसिपल दे रखा हो, और ये बोल देते हैं कि वो दुगनी हो जाती है कितने सालों में, 4 सालों में, ठीक है, या फिर 3 सालों में, लिख लो कितना भी लिख लो। ये बोल दीजिए कोई भी अमाउंट है वो दुगनी हो जाती है, यहाँ लिख देती हूँ मैं गुना, दुगनी हो गई, और यहाँ पे है टाइम, भाई कितने साल में, तो दुगनी हुई वो 3 सालों में, और ये पूछ ले भी 8 गुनी कब होगी। ठीक है, तो भी देखो 8 गुनी, तो ये इसका मल्टीपल है, इसकी पावर है। 8 क्या होते हैं, 2 की कितनी पावर होती है, 3 होती है ना। 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, फैक्टर बना लो 8 के, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की पावर 3। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 थी, अब यहाँ पे कितनी होगी, 2 की पावर 3। ऐसे यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो अब 3 की पावर 3 से गुना करेंगे तो ये भी कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, यहाँ 3 से गुना किया ना, तो यहाँ भी 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, यानी 3 की पावर 3 कितना हो गया, 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 27, यानी 27 सालों में वो क्या हो जाएगी अपनी 8 गुनी। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट में रह गया, ये सिंपल इंटरेस्ट में रह गया कि जैसे कि ये पूछ लिया जाए कोई प्रिंसिपल था और वो अपना दुगना हो गया, यहाँ लिख दिया दुगना हो गया कितने सालों में, 3 सालों में, तो बताओ वो 4 गुना कितने सालों में होगा। ठीक है, 4 गुना कितने सालों में होगा, तो देखो इसमें ऐसे नहीं करते, इसमें क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि 100 थे स्टार्टिंग में और ये दुगना हो गया। ठीक है, दुगना कब हुआ है, जैसे कि 100 था, 100 का 2 गुना कितना हो गया, 200। ठीक है, 100 का 2 गुना कितना हुआ, 200, या फिर इसको 4 साल मान लो, 100 का दुगना हो गया 200। ठीक है, यानी कि ये 2 साल दुगना 4 सालों में हुआ है। ठीक है, यानी कि 4 साल में, 4 साल के अंदर जो 100 रुपये थे वो 200 हो गए, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 200 में से 100 गया 100। ठीक है, यानी ये 4 साल का इंटरेस्ट है 100 रुपये। अगर 4 साल का इंटरेस्ट 100 रुपये है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 4 से डिवाइड कर दो, यानी ये हो गया 25। 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 25। अब 1 साल का है 25 इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसका 4 गुना कब होगा। ठीक है, तो 2 गुना था, अब हमसे पूछा है कि इसका 4 गुना कब होगा। तो 4 गुना का मतलब क्या है, 100 था, 100 का 4 गुना, 4 गुना मतलब कि 400। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह नहीं है, इसको ध्यान रखना। 100 का जैसे किसने बोला कि 4 गुना कब होगा, तो 100 का 4 गुना क्या हो गया, 400, तो इंटरेस्ट कितना होया, 300 रुपये। ठीक है, अब हमें पता है, अभी हमने पीछे निकाला कि 1 साल का इंटरेस्ट 25 रुपये है। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 25, हमें चाहिए 300, तो 300 को अगर हम 25 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 12, यानी कि 12 सालों में होगा ये 4 गुना। समझ आया, जितने गुना दे रखा है पहले इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम 1 साल का, और फिर जितने सालों के लिए पूछा उनका इंटरेस्ट करके और 1 के इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो, वो आ जाएगा। तो CI और SI यहाँ पे ख़त्म होते हैं। उसके बाद हम करते हैं LCM HCF। देखो इसके भी क्वेश्चन पीछे नहीं आए हुए, लेकिन मैं फिर भी जो आपके फॉर्मूला है वो बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है मल्टीप्लाई अगर हम सेकंड नंबर करते हैं तो वो क्या आ जाता है, LCM मल्टीप्लाई में HCF आ जाता है। LCM HCF आपको निकालना आता होगा, जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए 20 और 24 का HCF बताओ, तो HCF के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि इनके पहले हम क्या नाम है
प्राइम फैक्टर निकाल लो। 2 से हो गया ये 10, 2 पे काटेंगे 5, 5 पे काटेंगे 1, यहाँ 2 पे काटेंगे 12, 2 पे काटेंगे 6, 2 पे काटेंगे 3, 3 पे काटेंगे 1। तो जो जो फैक्टर है इनको लिख लो। जैसे 20 के तो क्या हो गए 2 की पावर 2 गुना 5, 20 के क्या हो गए 2 की पावर 2 गुना 5। और 24 के फैक्टर क्या है 1 2 3, 2 की पावर 3 और गुना 3, 2 की पावर 3 गुना 3। तो अगर हमें HCF निकालना होता है तो HCF में क्या लिखते हैं, पहले देखो कॉमन जो आया हो, जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, तो जो कॉमन है उसको लिख लिया। अब पावर हमें लेनी होती है छोटे वाली, जैसे इसमें पावर छोटी कौन सी है 2 है या 3, तो 2 है ना छोटी, तो 2 आ जाएगी। तो 2 की पावर 2 क्या हो गया 4। HCF कितना हो गया इसका 4। वहीं अगर हमें इसका LCM निकालना हो तो LCM हम कैसे निकालेंगे, एलसीएम के लिए पहले जो कॉमन है उसको लिखो। जैसे कि कॉमन कितना है 2, लेकिन पावर अब की बार हम बड़ी लिखते हैं, तो बड़ी पावर कितनी है 3, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको लिख लो, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। इसके बाद कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि 2 नंबर दे रखे हैं, एक है 15, एक है 20, और या फिर ज़्यादा नंबर दे देंगे, इतना बड़ा नंबर दे दिया कि 115 है, एक 200 है, इनका HCF है जो वो कुछ भी दे दिया, मान लो XYZ हमें नहीं पता कितना है, एक बार के लिए मान लेते हैं ये है 5, ठीक है, HCF है 5। तो बताओ LCM क्या होगा, तो जो हमने फॉर्मूला पुट किया था फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है, ये पुट कर देंगे, यहाँ से LCM आ जाएगा। अच्छा, कई बार एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि मान लीजिए बोल देंगे 2 नंबर है जो कि 2:3 में है और जो इनका LCM है वो है 24, तो बताओ कि दोनों संख्याएं क्या क्या होंगी, ठीक है। जैसे 2:3 है तो हमने मान लिया 2x और ये क्या है 3x। इनका LCM दे रखा है तो LCM ले लो, क्या होगा। LCM क्या करते हैं, पहले जो कॉमन है उसको लिखते हैं, तो इन दोनों में कॉमन कितना है x है, उसके बाद जो बच गया वो लिख दो, ये 2 गुना यहाँ कितना है 3, तो LCM कितना आ गया 2 3 6x, ठीक है। LCM कितना आ गया 6x और LCM हमें 24 दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 से काटेंगे 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 4 से गुना कर दो, तो 2 चौके 8 और यहाँ पे 4 दिए 12, तो एक नंबर 8 आ गया और एक नंबर कितना आ गया 12, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मान लो 2 नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर हैं कोई भी और उनका जो HCF है वो है 5, ठीक है। 2 नंबर है, हमें नहीं पता कौन कौन से हैं, उनका HCF 5 है और LCM है जो वो है 60, तो बताओ वो नंबर क्या होंगे। तो जो 2 नंबर होंगे ना, हमने मान लिया कि ये फर्स्ट नंबर है, मान लो ये सेकंड है, तो नंबर क्या होते हैं, जो HCF होता है ना उसके मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 5 लिख लो, मान लो यहाँ भी 5 लिख लिया हमने, ठीक है। तो 5 के मल्टीपल होंगे, यहाँ पे HCF हम पहले लिख लेते हैं, ये 5 और ये 5, तो हमने मान लिया ये x और यहाँ पे ये क्या है y, रेशो की फॉर्म में है मान लो ये, तो ये 5x है और ये क्या है 5y। अब इनका LCM कितना आया 60, तो LCM इसका क्या होएगा, देखो दोनों में जो कॉमन है पहले वो लिखो 5 और ये कितना है x और यहाँ पे क्या बच गया y, तो 5xy इक्वल टू LCM कितना है 60, मैं यहाँ लिख देती हूँ आगे, 5xy इक्वल टू 60, तो 5 से काटेंगे 12, तो XY 2 नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई 12 है। साथ में क्वेश्चन में दिया मिलेगा कि इन दोनों का जो सम है x + y मान लिया 7 है, ठीक है। एक कंडीशन और मिलती है कि x + y 7। अब ये देखो ऐसे 2 नंबर जिनको प्लस करने पे 7 आया हुआ और मल्टीप्लाई करने पे 12 हैं, तो कौन से हो जाएंगे वो 4 और 3, ठीक है। 4 और 3 7 होता है और 4 3 12 होता है। या ऑप्शन से भी जा सकते हो आप, 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो ये देखो उनको प्लस करके 7 आया हुआ हो और उनकी मल्टीप्लाई करके 12 हो, तो वो 2 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 नंबर हो गए, 4 और 3 7, ठीक है। तो LCM और HCF में इतना ही था। चलिए क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कई बार, जैसे कि मान लो कोई 3 व्यक्ति है, ये इतने टाइम में रेस को पूरा कर रहा है, ये इतने टाइम में रेस को पूरा कर रहा है और ये इतने टाइम में रेस को पूरा कर रहा है, मान लो टाइम दे रखे हैं, और ये पूछता जाए भी ये तीनों कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे। अगर वो निकालना हो हमें तो हम तीनों का LCM ले लेते हैं, तो वो पता चल जाता है कि ये किस पॉइंट पे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे ये कितनी देर में मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर बाद ये कितने टाइम में ये मिलेंगे, तो इनका LCM निकाल लेते हैं हम। और एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है, मान लो ये दे दिया जाए कि ये तो मान लो पौधों की लाइन है और ये फूलों की लाइन है, तो हमें इनके पीछे ये फूलों की लाइन लगानी है, तो बताओ कितनी लाइनें लगेंगी ताकि सेम नंबर रहे, मतलब कि जैसे ये 1 2 3 ही लाइन में होनी चाहिए, मतलब इसके अलावा यहाँ नहीं आ सकता ये, ठीक है, सेम नंबर में होनी चाहिए। तो बताओ कितनी लाइनें लगेंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का मतलब कि HCF निकालते हैं, ठीक है। ये मैंने सिर्फ ट्रिक बताई आपको कि अगर ये पूछ लिया जाए ना इक्वल लगानी है, इस टाइप से आ जाए तो HCF निकाल लो, और कहीं किसी को मिलाना हो किसी पॉइंट पे तो LCM निकालते हैं हम। तो ये इतना ही था। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक।
इसके बाद अगर हम करें एवरेज, तो देखो एवरेज में क्या होता है, सिंपल होता है। मान लो जैसे नंबर दे रखे हैं कुछ भी 10, 15, 20, 25 और एवरेज निकालना है, तो सबको प्लस करके डिवाइड बाई जितने नंबर है, मान लो 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये एवरेज हो जाता है। इसमें क्या पूछ लिया जाता है कई बार, जैसे कि बॉयज़ और गर्ल्स दे रखे हैं कि 10 बॉयज़ हैं 15 गर्ल्स हैं, इनका एवरेज 20 है और इनका एवरेज 15 है, तो बताओ टोटल एवरेज कितना होगा। तो जिसको डेविएशन से आता है ना, फिर तो आप वो डेविएशन कर लेना, लेकिन जिसको डेविएशन नहीं आता तो मैं इस वीडियो में, क्योंकि डेविएशन समझाने में बहुत टाइम लगता है, तो इसमें आपको डेविएशन नहीं करा सकती मैं सिर्फ जो बेसिक फॉर्मूला है वो बता देती हूँ अब इसके लिए, क्योंकि इसमें टाइम लगता है और आपको वो समझ नहीं आएगा। तो अगर हमें एवरेज बतानी है तो हम क्या करते हैं, बॉयज़ का टोटल निकाल लो, जैसे इनकी मल्टीप्लाई कर दो, और गर्ल्स का टोटल निकाल लो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करके आया, ये इनकी मल्टीप्लाई करके कुछ आएगा। अगर हमें टोटल एवरेज बताना है सबका मिला के, तो ये तो बॉयज़ के नंबर हैं, ये गर्ल्स के नंबर हैं, इनको प्लस किया और डिवाइड बाई जितने भी नंबर हैं इनके, जैसे बॉयज़ थे 10 और गर्ल्स थी 15, तो टोटल कितना हो गया 25, ठीक है, ये हो जाएगा। समझे, जैसे अगर दोनों अलग अलग दे रखे हो ना और हमसे पूछे मिला के बताओ, तो दोनों को प्लस करके और टोटल कर देते हैं। और कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि बॉयज़ मान लो ये 10 हैं और गर्ल्स हैं 15, इनका एवरेज 30 है, दोनों का मिला के एवरेज है जो 45 है, तो बताओ गर्ल्स का कितना एवरेज होगा। तो हम क्या करते हैं, तो पहले टोटल जो क्या नाम है, टोटल निकाल लेंगे हम सम, जैसे 45 हो गया, इसको हम किससे गुना करेंगे, 10 बॉयज़ और 15 गर्ल्स, टोटल बच्चे कितने हो गए 25, तो 25 से गुना कर दो, ये टोटल आ गया, ठीक है। उसमें से हमें गर्ल्स का चाहिए गर्ल्स का चाहिए, तो हम टोटल में से बॉयज़ का माइनस कर देंगे, तो बॉयज़ का टोटल निकाल लो। बॉयज़ का टोटल क्या हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करके जो आया और टोटल में से बॉयज़ का माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो भी आया उसको हम लड़कियों की संख्या से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 15 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड। देखिए आपको समझ, जिसने, मैं मान के चल रही हूँ कि आपने ये चैप्टर कर रखे हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको रिवीजन में आसानी होगी। लेकिन जिसने चैप्टर नहीं कर रखे ना, तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर वो चैप्टर को कर लेना, ठीक है। कहीं फिर ये बोलो कि मैम ये कैसे कर दिया, नहीं, पहले चैप्टर देख लेना आप, ये सिर्फ रिवीजन है। और उसके बाद क्या होता है कि कई बार ऐसे बोल देते हैं कि जैसे 20 बच्चे थे, उनका कुछ एवरेज दे रखा है, ठीक है, 10 एवरेज है मान लो, तो उसमें से एक व्यक्ति गलती से आ गया या फिर किसी व्यक्ति के मार्क्स गलती से लगा दिए, बोलते हैं ना कि स्टूडेंट था, उसके 40 नंबर थे लेकिन उसके 50 लिख दिए गलती से, तो जो गलती से हुआ है उसको माइनस करेंगे और जो सही था उसको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। जैसे ये बोल दिया 40 नंबर करने थे लेकिन गलती से उसने 50 कर दिए, तो जो गलती करी उसको माइनस कर दो और जो ठीक है उसको प्लस कर दो, ठीक है। तो टोटल कितना था, देखो अगर 20 बच्चे हैं और 10 उनका एवरेज है, तो टोटल कितना था, 200 था। उसमें से 50 माइनस करो और 40 प्लस करो, तो जितना भी आएगा उसको बाई में टोटल बच्चों से डिवाइड कर दो। टोटल बच्चे कितने हैं 20 है, तो 20 से डिवाइड कर देना, ठीक है। और इसी में एक टाइप क्या बनता है कि जैसे मान लो पहले 20 बच्चों की क्लास थी, उनका एवरेज 10 था, ठीक है, और उनमें से क्या होता है, एक बच्चा चला जाता है, एक बच्चा चला गया जिसका वेट 30 था, चला गया तो माइनस हो गया, और एक नया बच्चा आता है जिसका वेट 40 है, अब आया है तो इसका क्या हो जाएगा प्लस। तो बताओ अब एवरेज कितनी होगी, तो पहले टोटल निकालेंगे हम, टोटल कितना हो गया, इनकी गुना करके 200, ठीक है, उसमें से जो गया उसका माइनस कर दो और जो आया है उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। अब जो ये टोटल आ गया उसको टोटल बच्चे से डिवाइड कर दो, टोटल बच्चे हैं 20, तो 20 से डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। तो इसमें इतना ही था। बाकी और क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि माँ ये बोल लेंगे कि भाई पहले 50 नंबर हैं, 50 नेचुरल नंबर हैं, इनका एवरेज बताओ क्या होगा। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जितने नंबर दे रखे हैं, जैसे 50 दे रखे हैं, उसमें 1 प्लस करके डिवाइड बाई हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है, +1 करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम। अगर ये दे रखा हो कि स्टार्टिंग के n इवन नंबर दे रखे हों, ठीक है, अगर इवन नंबर हमें दे रखे हों और हमें उनका एवरेज पूछे कितना होगा, तो जितने नंबर पूछे हैं, मान लो कि पूछा है कि 10 नंबर हैं इवन, उनका एवरेज बताओ, तो जितने नंबर है उसमें 1 प्लस कर दो, तो 10 + 1 क्या हो जाएगा 11। अगर ओड नंबर दे रखे जैसे कि 1, 3, 5, 7, ठीक है, और 10 और नंबर दे दिए, इनका बताओ एवरेज क्या होगा। इसे स्टार्टिंग से होते हैं ये 1, 3, 5, 7, तो इनका एवरेज है जो वो क्या हो जाएगा n ही होगा, ठीक है। ओड के केस में 10 है तो 10 ही हो जाएगा यहाँ पर। बाकी और भी होते हैं स्क्वायर का, क्यूब का, लेकिन वो आपके में नहीं आएगा, तो एवरेज में बस इतना ही करना है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं परसेंटेज, ठीक है। वैसे तो परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। तो परसेंटेज में देखो, सबसे पहले हम देखते हैं जो सिंपल बेसिक टाइप आता है, और MTS में वही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, जैसे पूछ लेंगे एक नंबर है कोई, वो
सेकंड नंबर है, मान लो ये पहले वाले से 20% अधिक है, और जो तीसरा नंबर है वो इस वाले से 25% अधिक है। तो बताओ तीसरा नंबर क्या होगा। तो हम क्या मान लेते हैं, पहला नंबर 100 है, तो 100 में 20 प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 120 हो गया। अब 120 में 25%, तो 120 का 25% निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 100 का 20, हम डायरेक्ट 20 प्लस नहीं किया, 20% था, परसेंट से 100 कैंसिल होके 20 हो गया था ना, तो 120, तो 120 का 25% बढ़ा दो। तो 120 का पहले 25% निकालो, 25% क्या होता है 1/4, 4 से काटेंगे तो ये आ गया 30, यानी 120 में 30 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 150। ठीक है, यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई, या तीसरे की वैल्यू कितनी आ गई 150। ठीक है, तो या तो ऐसे पूछ लेंगे या फिर पूछ लेंगे कि बताओ जो तीसरा है वो पहले से कितना ज़्यादा है। तो ये 100 था, ये 150 था, तो कितना है 50% अधिक है। जितना भी ज़्यादा है ना नंबर, 100 से 150 50 अधिक है, तो 50% हो गया। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है जो कि इसमें आता है। और अच्छा, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और क्या जाता है कि ये कह दिया जाता है कि कोई भिन्न है, भिन्न मतलब अंश और हर की फॉर्म में है, तो जो अंश है उसको 10% बढ़ा दिया और जो हर है उसको 20% बढ़ा दिया, और करने के बाद जो नया भिन्न आएगा वो 5/7 है। तो बताओ पहले वाला अंश, पहले वाला जो भिन्न था मतलब जो संख्या थी वो क्या थी। तो हम मान के चलते हैं कि वो 100 थी। ठीक है, अब 100 में 10% बढ़ा दिया तो 110 हो गई। यहाँ पे नीचे 100 में 20 बढ़ा दिया तो 120 हो गई वो, और इसकी वैल्यू है 5/7। अब इनको ऊपरली साइड ले जाओ, 120 तो वहाँ चला गया ऊपर, और 110 यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, जो सोल्व करके आएगा वो भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एक टाइप। उसके बाद सक्सेसिव आ जाता है कि जैसे मान लो कोई भी वस्तु पहले उसको 10% बढ़ा दी, फिर 20% बढ़ा दी, तो टोटल बताओ ओवरऑल कितना होगा। तो इसके लिए भी हमने फॉर्मूला किया था ना, x + y + xy/100। अगर कोई चीज़ कम हो रही है ना तो उसके लिए माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 10 + 20 प्लस x की जगह 10, y की जगह 20/100। ठीक है, इसको सोल्व कर लोगे। अब माइनस को बता देती हूँ, जैसे ये बोल दिया जाए कि पहले 20% बढ़ा दी, फिर 10% कम कर दी, तो बताओ क्या आएगा। तो फॉर्मूला पुट कर दो, x + y + xy/100। x की जगह 20 प्लस y की जगह -10 है, हो गया। ठीक है, प्लस x की जगह 20 गुना y की जगह है -10/100। अब इसको सोल्व कर लेना, वो आ जाएगा। कई बार ऐसे पूछ कह देते हैं कि मान लो कोई क्या नाम है, स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, स्क्वायर यानी वर्ग दे रखा है, और जो इसकी साइड है उसको 10% बढ़ाया, तो बताओ एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसको 2 बार सक्सेसिव लगा दो, 10 + 10 + 10 गुना 10/100। ठीक है, या फिर ये बोल दिया कोई रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ को 20% बढ़ा दिया और ब्रेड्थ को 10% कम कर दिया है। ठीक है, तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको सक्सेसिव लगाना है। ये बोल देंगे सर्कल है, उसकी रेडियस को 30% बढ़ा दिया, तो बताओ एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसके लिए भी सक्सेसिव लग जाएगा। ठीक है, परसेंट में तो मेन यही आता है। अच्छा, एक कंजप्शन का क्वेश्चन और आ जाता है, जिसे बोल देते हैं कि कोई भी, जैसे मान लो चीनी है। ठीक है, चीनी, ये बोल दिया गया कि उसकी जो प्राइस है उसमें 20% बढ़ोतरी हो गई। प्राइस यानी जिसकी कीमत थी वो 20% बढ़ा दी, तो अब बताओ कि वो कितने प्रतिशत अपनी जो खपत थी, कंजप्शन होती है मतलब कि खपत, कम करे, ताकि इसका जो नेट एक्सपेंडिचर है उसमें कोई चेंज ना हो, मतलब वो 0 हो। ठीक है, समझे। प्राइस बढ़ा दे 20%, तो ये पूछा कि उस खपत का मतलब होता है यूज़ करना, तो उसको कितना कम यूज़ करने लगे अब, ताकि जो उसके ओवरऑल एक्सपेंडिचर होता था, ओवरऑल जो खर्चा होता था ना, वो सेम रहे। इसका मतलब क्या है, अगर पहले 100 रुपये में चीनी आती थी तो भी 100 रुपये में ही चीनी आनी चाहिए, लेकिन मान लो पहले वो 10 किलो ले रहे थे, तो अब बताओ कितने किलो लेंगे। जाहिर सी बात है, प्राइस बढ़ गए तो कम आएगी चीनी। मान लो 5 किलो चीनी आ रही है। ठीक है, तो इसको करने के लिए भी वही सक्सेसिव लगाना है, x + y + xy/100 होता है। ठीक है, और कोई चेंज नहीं हुआ तो 0। और मान लो ये बोल दिया जाए कि सिर्फ 10% बढ़े तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, या बोले 20% बढ़े तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से कर लेते हैं हम। और इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर ये बोल दिया जाए ना कि नेट एक्सपेंडिचर है, जो लास्ट में जो एक्सपेंडिचर होएगा इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो हम कैसे करेंगे। जैसे प्राइस बढ़ा दिया था इसने, 25% बढ़ा दिया। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी 4 था तो अब प्राइस बढ़ा के कितना हो गया, 1 बढ़ा दिया। पहले 4 था, अब 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, अब 5 हो गया। ठीक है, पहले 4 था और अब कितना हो गया, 5। ये होता है प्राइस। अब प्राइस बढ़ा दिया तो तुम उसका कम यूज़ करोगे। कम कैसे करोगे, इसको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 5 से 4। मतलब कि पहले हम 5 यूज़ करते थे, अब कितना यूज़ कर रहे हैं, 4। तो पूछे कितने प्रतिशत कम यूज़ किया है, तो देखो
कितने प्रतिशत कम किया, पहले 5 कर रहे थे अब 4 कर रहे हैं, तो कितना कम किया 1, ठीक है, बटे कितने पे, यानी स्टार्टिंग वैल्यू है जिसकी 5, और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या 20% इसने कम किया है, ठीक है। तो इसमें बस यही आते हैं, तो परसेंटेज इतना ही। उसके बाद हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस में भी सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे कि मान लो ये दे दिया कि कोई वस्तु है जो कि 1000 रुपये में खरीदी है, फिर सीपी लिख देती हूँ मैं। कोई वस्तु जो खरीदी होती है उसको बोलते हैं सीपी यानी क्रय मूल्य, और बेच दिया उसको बोलते हैं एसपी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम कम में खरीदा हमने और ज़्यादा में बेच दिया। अब जाहिर सी बात, हमने ज़्यादा में बेचा, इसका मतलब हमने प्रॉफिट कमाया है यानी लाभ कमाया है। और कितना लाभ कमाया हमने, ज़्यादा में से हम कम माइनस कर देंगे यानी एसपी माइनस सीपी, ठीक है, ये हो जाता है हमारा लाभ। अगर हमसे पूछा जाए लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जो ये लाभ आ गया, ठीक है, इसको माइनस करके लाभ आ गया, बटे में हम करते हैं सीपी जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है, स्टार्टिंग क्या होता है जो हमने खरीदा है, तो बटे सीपी हो जाता है, और गुणा में क्या होता है 100। ऐसे मान लो अगर हमने कुछ सामान खरीदा और बेच दिया, ज़्यादा में हमने खरीदा और कम में बेचा, जाहिर सी बात है कम में बेचा तो उसका मतलब हमें क्या हुआ है, हानि हुई है ना, लॉस हुआ है। तो हानि कितने की हुई है, जो ज़्यादा है उसमें से कम को माइनस कर देंगे यानी सीपी माइनस एसपी, ठीक है। और अगर हमें हानि प्रतिशत निकालनी हो तो बटे सीपी करके गुणा में 100 हो जाएगा। तो ये था सिंपल फॉर्मूला इनका। कई बार ये कह देते हैं कि मान लो 10,000 की कोई वस्तु खरीदी है, उसको 20% हमने लाभ पे बेचा है, तो बताओ कितने का बेचा, तो एस पे निकालना। तो ये जाहिर सिंपल सा होता है फॉर्मूला इसका, क्या होता है सीपी मल्टीप्लाई में 100। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस लाभ कर दो, और नुकसान हुआ है तो माइनस में जो भी नुकसान हुआ है इसका लॉस वो माइनस एन कर दो, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा 100। ये होता है हमारा अगर हमें एस पी निकालना हो, ठीक है। और अगर हमें सी पी निकालना हो तो इसी फॉर्मूले से ही करेगा। फिर भी कैसे हो जाएगा, सी पी निकालना हो तो जो एस पी दे रखा है इसकी वैल्यू रख के 100 यहाँ डिवाइड था तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और 100 प्लस ये लाभ था जो इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, समझ आ गया। जैसे कि एक एग्जांपल बताती हूँ मैं, कोई वस्तु 20,000 में बेची है इसने, एस पी है ये, और कितने पे नुकसान पे बेची है, ये बेची है इसने 20% के नुकसान पे बेची है, लॉस कितना है 20%। तो बताओ कितने में उसने खरीदी थी, हमें सीपी बताना है। तो भी हमने क्या था एसपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सीपी गुना 100, नुकसान हुआ है तो माइनस एल कर देंगे हम, ठीक है, प्रतिशत बटे में 100। पहले पुट कर दो, एसपी की वैल्यू कितनी थी 20,000, सीपी हमें निकालना है, और 100 माइनस में से 100 में से लॉस माइनस करना है, तो 100 में से 20 गया, कितना बच गया यहाँ पे 80, बटे में हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, और 2 पे काटेंगे 4, 2 पे 100 काटेंगे 5। अब हमें सीपी निकालना है, 5 वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और 4 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 से काट देंगे 5,000, 5,000 गुना 5 ये हो गया 25,000, यानी 25,000 में उसने वो सामान खरीदा था। अच्छा, इसमें एक फेमस क्वेश्चन क्या होता है, ये आता है कि मान लो कोई वस्तु है और उसको 10% के फ़ायदे पे बेचा है, ठीक है, लाभ पे बेचा है, ठीक है, और कितने में बेचा है इसको 1800 में बेचा है, मान लो 10% लाभ पे और 8800 में बेचा है मान लिया इसको, ठीक है। तो उसको कितने में बेचे ताकि उसको है जो 20% लाभ हो, ये तो डायरेक्ट, ये तो सिंपल ही है, हो जाएगा। जैसे कि इसका डबल है तो ये भी डबल हो जाएगा, ये नहीं, कुछ और फिगर देखते हैं अब हम। कितने में बेचे ताकि इसको 1 मिनट, यह हमने मान लिया कि 10% हानि पे बेचा इसको लॉस पे, ठीक है। तो कितने में बेचे ताकि इसको 20% का लाभ हो, वो तो सिंपल था, मान लो यहाँ भी लाभ था यहाँ भी लाभ था तो गुना कर दो आ जाएगा। लेकिन अगर डाटा हमें चेंज करके दे दिया माइनस, पहले 10% लॉस पे था तो 8800 का बिका है, तो बताना है कि 20% लाभ पे बेचना हो तो कितने का बिकेगा। तो अगर इस टाइप से आ जाए जिसमें 2% दे रखे हो, एक बार लाभ एक बार हानि, या फिर दोनों बार लाभ हो या दोनों बार हानि हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो पहले जितने में बेचा ना उसको लिख दो ऊपर, जैसे 8800 का बेचा था ना इसको ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब मान लिया हमने पहले वाले को 10% हानि पे बेचा था, अब देखो कितने में बेचा होगा, अगर 100 था 100 में से 10 हानि होगी, यानी कि 100 में से 10 क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया, तो कितना बचा 90, यानी कि इसने 90 में इसको बेचा था, तो 90 लिख दिया बटे में, ठीक है, गुणा में। अब जितने में चाहिए, जैसे कि मान लिया कि हमें 20% प्रॉफिट चाहिए, 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा, 100 में प्लस कर दो 120, तो इसको सोल्व कर लेंगे हम, वैल्यू आ जाएगी। या फिर दूसरा तरीका क्या है, मान लो कि दूसरा एग्जांपल क्या है कि कितने में बेचे, मान लो एसपी जितने में बेच दी,
पहले 20% प्रॉफिट पे बेची थी, 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 120 में बेची है। अब उसको 50% प्रॉफिट चाहिए, तो 100 + 50 150। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर पूछ लें कि CP की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो इसको सोल्व करके जो भी आएगा वो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा CP हो जाएगा, ठीक है, सॉरी SP हो जाएगा। तो उसमें से प्रॉफिट माइनस कर देना, वो CP हो जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस में मेन तो यही आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिस्काउंट की, देखो वैसे अगर आप चैप्टर को करने लगोगे ना तो बहुत बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं ये, ठीक है, बहुत बड़े चैप्टर, बहुत क्लास लग जाती है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही करा रही हूँ, जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हैं, ठीक है, उन्हीं को देखते हुए करा रही हूँ। अच्छा, एक प्रॉफिट लॉस का एक टाइप हो रहा है कि 1 मिनट वो देख लेते हैं अब हम। एक टाइप क्या था इसके अंदर, ये बोल दिया जाता है कि कुछ वस्तुएं हैं मान लो, ठीक है, उसको बेचा हमने और जो फ़ायदा होगा ना वो 5 वस्तुओं के SP के बराबर हुआ है, ठीक है। 20 वस्तुएं मान लो, 20 वस्तुएं हैं, उनको बेच दिया और बेचने पे जो मुनाफा हुआ है, लाभ हुआ है, वो 5 SP के बराबर है। तो बताओ कितना CP था या फिर कितने CP और SP का रेशो था, इस टाइप से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखो अब हमें पता फ़ायदा हुआ है, फ़ायदे का फॉर्मूला, ठीक है, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, SP - CP = क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब 20 वस्तुओं के बेचने से हुआ है, इसका मतलब 20 वस्तु उसने बेची हैं, तो 20 वस्तु बेचने के लिए उसने 20 वस्तु खरीदी भी तो होगी। तो यहाँ 20 SP माइनस हो जाएगा 20 CP, ठीक है, खरीदी भी थी 20 और इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट किसके इक्वल दे रखा था, इसने प्रॉफिट दे रखा था 5 SP के बराबर, तो यहाँ पे हम 5 SP लिख देंगे, ठीक है। अब SP वाले एक साइड रख लो, 5 SP इस साइड आ गया, तो ये 20 SP माइनस 5 SP और CP वहाँ जाके प्लस हो गया 20 CP। अब 20 में से 5 गया 15 SP इक्वल टू हो गया 20 CP। तो CP और SP का रेशो क्या हो जाएगा, देखो 5 से काटेंगे 3, 5 से 100 काटेंगे 4, यानी CP और SP वहाँ चला गया बटे में, CP बटे SP कितना हो गया 3/4, यानी 3 में तो उसने खरीदा था और 4 में उसने बेचा है, ठीक है। 3 में खरीदा और 4 में बेचा, तो उसको प्रॉफिट होगा, जाहिर सी बात है, फ़ायदा हुआ, 3 में खरीद के 4 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है परसेंट अगर हमें निकालना हो, तो 3 का खरीद के 4 में बेचा, 1 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। कितने पे हुआ है, नीचे हम CP लिखते हैं, CP है 3 और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 33 1/3%, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट और लॉस ख़त्म। अब हम करते हैं डिस्काउंट के बारे में। और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, हमेशा MRP जो होता है, यानी कि अंकित मूल्य पर ये दिया जाता है। जैसे कि मान लो कोई शर्ट दे रखी है, उस पर 100 रुपये अंकित मूल्य लिख रखा है, ठीक है, अभी 100 रुपये लिखा हुआ है और उसने 20% डिस्काउंट दिया, तो बताओ कितने का देगा। तो जितना डिस्काउंट दिया उसको माइनस कर दो, जैसे कि 20 का डिस्काउंट दिया है तो कितने में दिया होगा, 100 में से 20 माइनस कर दो 80, यानी कि 80% पे वो उसको दिया होगा, ठीक है, 80 में दे दिया उसने। तो क्या करते हैं, जितना भी MRP दे रखा अंकित मूल्य, उसमें से अगर हम 100 में से डिस्काउंट माइनस कर दो, ठीक है, बटे 100 कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा SP, यानी कि कितने का उसने बेचा था। और इसमें एक टाइप बनती है CP और SP, CP और MRP है जो अंकित मूल्य, इसके रिलेशन की। इसमें क्या होता है, इनका रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, CP बटे जो MP होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 100, अगर डिस्काउंट दे रखा -D कर दो, ठीक है, और नीचे प्रॉफिट है तो +P और लॉस है तो फिर यहाँ पे -L हो जाता, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। कई बार क्या करते हैं, बोल देते हैं कि कोई भी वस्तु है मान लो, उसको 20% के डिस्काउंट पे बेचा गया है, ठीक है, और 10% प्रॉफिट हुआ है और जो उसकी कीमत है MP वो है 10,000, तो बताओ CP क्या होगा। तो जो वैल्यू दे रखी है ना, सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, 3 की वैल्यू देंगे, जैसे ये 1 है मान लो, ये 2, ये 3 और ये 4 चीज़ें हैं, इनमें से 3 की वैल्यू देगा और 1 की वैल्यू पूछेगा चौथे की, ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट कर देना, वो आ जाएगा वहाँ से आंसर। तो इसमें और भी टाइप बनते हैं, जैसे कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वगैरह, तो लेकिन MTS में इतना नहीं आता, इसमें सिर्फ बेसिक ही आता है, ठीक है, तो इसमें इतना ही करना है आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन उसमें से भी आ जाता है, बोट एंड स्ट्रीम में से, यानी कि नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव व धारा, तो उसमें क्या सीन होता है, देखो मान लो ये पानी की धारा है, ठीक है, कोई व्यक्ति जाने लग रहा है यहाँ से या फिर कोई नाव जाने लग रही है, ठीक है, तो इसकी तो धारा मान लो, इसकी तो स्पीड है x, ठीक है। अच्छा चलो छोड़ो, इसको हम उस चैप्टर में करेंगे जब हम टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे, अभी इस चैप्टर को हम नहीं करते, हम करते हैं हमारा चैप्टर रेशो, ठीक है, अभी हम करते हैं
रेशो। तो इसमें ज़्यादातर सिंपल होता है कि कई बार तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ 10 किलोग्राम और 500 ग्राम, इसका रेशो बताओ। तो देखो यहाँ पे किलोग्राम है, ये ग्राम में, इसको सेम करेंगे हम। तो किलोग्राम को ग्राम बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, 1000 से गुना। अब ये भी ग्राम बन गया तो रेशो निकाल लो, सिंपल, ठीक है। या फिर ऐसे आ जाएगा, ए और बी का जो रेशो है वो 3:2 है। तो बताओ a + b बटे b - 2a इसकी वैल्यू क्या होगी। तो a की वैल्यू 3 पुट कर दो, b की वैल्यू 2 पुट कर दो, सोल्व करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें और क्या आता है, जो मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है कि मीन प्रोपोर्शन बताओ, इसका क्या होगा। मीन प्रोपोर्शन पूछ लेगा या फिर थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लेगा। थर्ड प्रोपोर्शन तो क्या होता है, देखो इसमें 2 वैल्यू होती है a और b, ठीक है। तो a का b के साथ जो रेशो है वो b और c का रेशो होता है, ठीक है। तो हमसे पूछेगा जो थर्ड प्रोपोर्शन है यानी c या फिर b, इसकी वैल्यू पूछ लेगा। तो देखो अगर हमसे पूछा गया पहले मीन प्रोपोर्शन, मीन का मतलब होता है बीच वाला। बीच वाला अगर हम नंबर बताना है तो हम क्या करते हैं, जो नंबर दे रखे हैं ना 2, उनकी मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दो, सिंपल। जब भी हमें मीन प्रोपोर्शन पूछा हो तो हम क्या करेंगे, जो 2 वैल्यू दे रखी हैं, जैसे ए सी दे रखा है, उनकी मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दो, ये होता है मीन प्रोपोर्शन। अगर हमसे पूछा जाए कि थर्ड प्रोपोर्शन बताओ क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब कि ए रेशो बी है, ठीक है। बस सिर्फ बता रही हूँ मैं, बी और सी है तो इनका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो पहले 2 नंबर को लिख लो, नीचे a बटा b लिख दिया इक्वल टू, फिर जो ये बीच वाला है इसको लिख लो यहाँ पे b और ये होता है नीचे c, समझ गए। पहले 2 नंबर लिखे a बटा b, फिर ये b को साइड में लिखना होता है b बटा c। अब हमें बतानी है इसमें c की वैल्यू, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर ये c वहाँ जाके मल्टीप्लाई ए सी इक्वल टू b वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा b²। हमें c की वैल्यू बतानी है तो b² बटे a, ये हो जाएगी थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू, समझ गए। जैसे कि दे दिया 3 और 5 दे रखा है और थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तो कैसे करेंगे हम, पहले 3/5 लिखा इक्वल टू, फिर जो नीचे लिखा इसको ऊपर लिखा बटे c, ठीक है। तो c की वैल्यू हमें बतानी है, 5 × 5 ऊपर चला गया ना, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 × 5 और 3 ऊपर था तो 3 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन। अगर फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना हो, जैसे कि दे रखा है 15, 20, 25 और फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले 2 को लिख लिया 15/20 इक्वल टू, फिर तीसरा लिख लो 25 बटे नीचे आ जाता है चौथे वाला, समझ गए। पहले 2 को तो ऐसे लिख लिया ऊपर नीचे, फिर यहाँ पे तीसरा और नीचे चौथा आ गया। सोल्व कर लो, डी निकालना है हमें, तो 20 वहाँ जाके मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये 15 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, और बाकी बेसिक है जो सबको आते होंगे, जैसे कि मान लो ए और बी का रेशो दे रखा है, बी और सी का रेशो दे रखा है, तो ए बी और सी तीनों का रेशो हमें बताना होता है। तो हम कैसे करते हैं, जैसे कि इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि ए रेशो बी दे रखा है और इसी के नीचे लिख लो, बी के नीचे बी लिखेंगे, बी रेशो सी। तो कैसे सोल्व करेंगे, इसके यहाँ जो खाली रह गया इसके पास है जो वो लिख दिया, ठीक है। यहाँ जो खाली रह गया इसके पास कौन है, बी है, तो बी लिख दो। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, अगर कुछ कटता है तो काट देना, नहीं तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो 3 दे रखे हैं, ए रेशो बी, बी के नीचे बी, बी रेशो सी और सी रेशो डी, ऐसे दे रखो, तो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, जिसके पास है बी, यहाँ पे क्या आएगा, जो इसके पास है यानी बी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, जो इसके पास है यानी सी, यहाँ पे क्या आएगा, जिसके पास है बी, यहाँ पे क्या आएगा, जिसके पास है सी, यहाँ पे क्या आएगा, जिसके पास है सी। तो इनको सोल्व कर लेना, वो रेशो आ जाएगा, ठीक है। और अगर इस टाइप से देखो बटे में दे रखा हो, जैसे कि 1/3 अनुपात 1/4, इसका रेशो बताओ क्या होगा। तो अगर हमें इसका रेशो निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो इनका एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि क्योंकि रेशो की फॉर्म में है तो हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। तो हमने क्या किया, इनके एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 3 से काटेंगे 4 और 4 से इसको काटेंगे 3, यानी रेशो कितना आ गया, 4:3। तो पता है क्या, कई बार पेपर में ऐसे आ जाता है कि मान लो 3 नंबर है जिनका रेशो 5:6:7 है, ठीक है, इस टाइप से दे रखा है और टोटल रुपए हैं 18,000। तो ये बताओ कि ए के पास कितने रुपए आएंगे या सी के पास कितने आएंगे, या फिर ए और सी का डिफरेंस बताओ कितना होगा, ठीक है। तो 18,000 है, ये है टोटल, तो यहाँ से टोटल निकाल लो कितना होगा। तो 6 और 5 11, 11 और 7 18, इनका टोटल कितना हो गया 18, यानी 18 की वैल्यू है 18,000, ठीक है। 18 की वैल्यू कितनी है 18,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 से डिवाइड कर देंगे 1000। अब जिसकी वैल्यू पूछी है वो निकाल लो, डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस करके निकाल दो, ठीक है। इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि टोटल की वैल्यू टोटल कर दो और वो आ जाएगा। तो रेशो में मेन तो इतना ही होता है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं ना कि इस टाइप से आ जाते हैं कि कोई, जैसे मान ले ये दे दिया कि कोई 2 नंबर है जो कि 5:3 में है, ठीक है, और इनमें क्या कर दिया गया, 11 11 प्लस किया गया, या फिर एक में 11 प्लस कर दिया
ठीक है, एक में 9 प्लस कर दिया, या फिर एक में 10 माइनस कर दिया, एक में 8 प्लस कर दिया, मतलब किस टाइप से कुछ भी दे रखा हो, प्लस किया माइनस किया कुछ भी किया, और फिर बता दे कि इनको करने के बाद नया रेशो है 3:4। ठीक है, तो बताओ वे संख्या क्या थी। तो देखो कैसे करेंगे। मान लो स्टार्टिंग में जो संख्या थी वो कितनी थी, 5:3 थी, तो इसको मान लिया हमने 5x, इसको मान लिया 3x। इनको ऐसे लिख लो, रेशो का मतलब तो यही होता है ना, डिवाइड। अब इसमें मान लो प्लस किया है 10, तो इसको 10 प्लस कर दो, इसमें 8 माइनस किया है तो उसको 8 माइनस कर दो, जो भी किया है मतलब वो कर देंगे हम। और जो नया रेशो है उसके इक्वल रख दो। मान लो नया रेशो है 2:3। अब इसको सोल्व कर लो वहाँ जाके, और ये वहाँ चला गया, सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी उधर से, और एक्स की वैल्यू पुट कर देना तो ये दोनों नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और कई बार उल्टा आ जाता है। उल्टा कैसे आता है कि मान लो बोल दिया 2 नंबर है जो कि 5:3 में है, और इनमें कुछ ऐड किया, हमें नहीं पता कितना ऐड किया है, और ऐड करने के बाद अनुपात है जो 3:4 आ गया, तो बताओ क्या ऐड किया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है मैं तो बोलती हूँ आप बाय ऑप्शन चले जाओ। ठीक है, जैसे मान लो 5 था, जो ऑप्शन में दे रखा, मान लो ऑप्शन में दे रखा कि 5 ऐड किया, तो इसमें 5 में 5 किया प्लस, या 3 में 5 ऐड किया तो कितना हो गया 8। अब रेशो देखो, 2 पे काटेंगे 5, 2 पे 100 काटेंगे 4, 5:4 आया जो कि नहीं है। तो ऐसे क्या करना, ऑप्शन से चले जाओ आप। ठीक है, प्लस करके देख लो जिसमें ये ऑप्शन, जिसमें ये रेशो बन रहा हो उसका मतलब वो आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें मिक्सचर एलिगेशन करते हैं अगर हम, तो उसमें भी इतना कुछ खास टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते। इसमें क्या बनता है, सिर्फ ये दे देते हैं कि मान लो कुछ चीनी है जिसको कि 1 मिनट 10 रुपये पर केजी के हिसाब से चीनी है, और 5 किलो चीनी ले रखी है। ठीक है, ये पर केजी है, और ऐसे 20 रुपये पर केजी के हिसाब से चीनी है जो कि कितने किलो है, 10 किलो है। ठीक है, 10 किलो है ये, और इनको मिलाया तो बताओ मिलाने के बाद जो कितने रुपए में बेचेगा वो। ठीक है, कितने में बेचेगा, इस टाइप से आता है मतलब मिलाने का। जब भी 2 चीज़ें मिला के तीसरी चीज़ पूछते हैं ना, फिर मिलाने के बाद कितना होगा, तो अब हम मिक्सचर यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो कैसे लिखेंगे हम, इसमें पहले लिख लो कितने कितने की बेची थी। जैसे एक तो थी 10 रुपये पर केजी, और एक थी 20 रुपये पर केजी। ठीक है, हमें इनको मिलाना है, हमें नहीं पता मिलाने के बाद कितने में बेचना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं, मिक्सचर एलिगेशन से इनकी क्रॉस में प्रोडक्ट करते हैं हम। अब जो ये x है ना, इन दोनों के बीच का है, यानी 10 से तो बड़ा है ये नंबर और 20 से छोटा है। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर दो 20 माइनस x, और यहाँ क्या हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है ये x इनके बीच की वैल्यू है, मान लो 15 है, तो 15 बड़ा है ना, तो 15 में से 10 माइनस करेंगे, यानी x माइनस 10 करेंगे। एक बार तो इस नंबर में से x माइनस कर दिया, और एक बार x में से ये नंबर माइनस कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये रेशो आ गया, इनका रेशो क्या आया, 20 माइनस एक्स बटे 10 माइनस एक्स। अब हमें इस रेशो की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो रेशो की वैल्यू क्या होती है, जो इनकी क्वांटिटी है, यानी 5 और 10। ठीक है, रेशो कितना है, 5:10, यानी 5 से काटेंगे 1, इसको काटेंगे 2, तो 1:2 है ये। ठीक है, इस अनुपात की वैल्यू कितनी है, 1:2। अब इसको सोल्व कर लो, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मिक्सचर में जो एलिगेशन होता है ना मिक्सचर वाला, तो इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि आप कर लोगे। और अभी जो मैंने बता ही दिया था कि जैसे मान लो 3x, दूध, ये पूछ लेते हैं दूध और पानी का रेशो है, मान लो वाटर का और मिल्क का रेशो दे रखा है 5:6, और इसमें कुछ कितना पानी मिलाया जाए ताकि ये रेशो इतना हो जाए। ठीक है, तो बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं आप इसको। और अगर दे रखा हो कि 4 लीटर पानी मिला दिया, तो अब अनुपात बताओ क्या होगा। तो 4 मिलाने से देखो क्या आता है। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी मिलेगी, जैसे बोल दिया कि पहले 100 किलो था, अब 100 में से 5 पानी था, 100 क्या, इसको मान लो आप 6 7 2 3 मान लो इसको। ठीक है, ये 3 था, तो देखो टोटल क्वांटिटी 100 है। 1 मिनट में इसको इरेज कर देती हूँ, 5:3। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 8 थी, और 8 की वैल्यू टोटल कितनी है, 100। 8 की वैल्यू 100 है, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ठीक है, जितनी भी आ जाएगी, तो यहाँ से वाटर की वैल्यू आ गई, मिल्क की वैल्यू आ गई। अब मान लो वाटर 4 मिलाया, तो जितनी वैल्यू आई है उसमें +4 कर दो। ठीक है, और मिल्क में कुछ भी नहीं मिलाया, तो मिल्क को ऐसे कैसे रहने दो। अब इनका नया रेशो निकाल लो, वो तो आप कर ही लोगे ना। तो एलिगेशन यहीं पे ख़त्म होता है। उसके बाद हम करते हैं अब हम करते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें मेन जो चीज़ें बता देती हूँ मैं, क्योंकि ये भी बहुत टाइम लगेगा नहीं तो करने में। सिंपल क्या होता है, देखो मान लो कोई ट्रायंगल दे रखी है, ये PQR, इसके मिड पॉइंट जैसे मान लो ये है
L, ये है M और ये है N। मिड पॉइंटों को मिला दिया गया और ये ट्रायंगल बन गई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो ये ट्रायंगल बनी है ना, देखो ये वाली ट्रायंगल, अगर हमसे पूछे कि इसका एरिया बताओ क्या होगा, तो जो पूरी ट्रायंगल का एरिया हमें दिया मिलेगा, पूरी ट्रायंगल का जो भी एरिया है उसको 4 से डिवाइड कर देना, वो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर ऊपर वाली ट्रायंगल का पूछे तो भी 4 से डिवाइड, इसका पूछे तो भी डिवाइड, इसका पूछे तो भी 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर ऊपर वाले बस इसमें यही था। उसके बाद मान लो 2 ट्रायंगल दे रखी है, हमें बोल रखा है सिमिलर है ABC, ये है PQR। अगर दोनों सिमिलर हैं, हमसे पूछे इनका साइड का रेशो, जैसे मान लो ये दे रखी है 10, ये है 8, ये है 15 और इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप से दे रखा हो तो जो साइड का रेशो होगा ना वो इक्वल होगा, जैसे कि इसकी ये साइड 10 और इसकी साइड कितनी है 15, तो रेशो निकालो 10/15 इक्वल टू, अब इसकी साइड है 8, 1 मिनट, इसकी साइड है 8 और इसकी साइड हमें मान लिया x है। ठीक है, तो इसकी साइड 8 और इसकी x, मतलब कि पहले एक की साइड, नीचे दूसरे वाले की कोरस्पोंडिंग साइड, फिर इसकी साइड और इसकी कोरस्पोंडिंग साइड। कोरस्पोंडिंग मतलब कि अगर ये वाली साइड ली है तो इसमें भी ये वाली साइड लेनी है, ये होती है कोरस्पोंडिंग। तो इसको सोल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये कर लोगे। ऐसे ही मान लो 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, इसका एरिया हमें बता दिया कितना है और इसका एरिया हमसे पूछा है। ठीक है, मान लो इसका एरिया दे दिया इसने 25 और इसका एरिया बताओ क्या होगा, और इसकी जो साइड है वो 5 है और इसकी साइड कितनी है 4 है। ठीक है, तो एरिया बताओ क्या होगा। तो जो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। जैसे इसकी साइड है मान लो 5 का स्क्वायर बटे में इसकी साइड कितनी है 4 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी हाँ ये दे देंगे, 1 मिनट, एक चीज़ दी मिलेगी, जैसे कि रेशो दे दिया, इसकी साइड 5 है, इसकी साइड 4 है, तो बताओ एरिया का रेशो कितना होगा। तो जितना साइड का रेशो है ना उसका स्क्वायर कर दो, जैसे 5 है 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और इसका उल्टा क्या देते हैं, ये दे देंगे कि मान लो 2 ट्रायंगल हैं, इसका एरिया 25 है, इसका 16 है, तो बताओ साइड का रेशो क्या होगा। तो जितना एरिया दे रखा है उसका स्क्वायर रूट कर दो, बस वो साइड का रेशो आ जाएगा। ठीक है, साइड का रेशो अगर हमें निकालना हो S1 S2 तो इनका स्क्वायर रूट कर दो, बस वो आ जाएगा, जैसे 5/4। ठीक है, तो इसमें ट्रायंगल वाले में तो इतना ही था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर्कल की, अगर हम बात करते हैं, मान लो ये सर्कल है, ये कोई कॉर्ड दे रखी है, ये कॉर्ड है मान लो, या फिर ये आर्क मान लो। ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे जो भी एंगल बनाएगी, मान लो ये एंगल बना रही है x, तो सेंटर पे जो एंगल होगा वो इसका डबल हो जाएगा 2x। समझ गए, यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा ना x, ये इसका क्या होगा डबल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और क्या होता है, मान लो ये दे रखी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, बाहर तो सर्कल हो गया और अंदर ये क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम होता है 180। तो कई बार ये एंगल दे देंगे, ये पूछ लेंगे, तो जितने भी अपोजिट एंगल होते हैं ना, जैसे ये और ये, इनका सम कितना होगा 180। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। और क्या था, जैसे मान लो ये सर्कल थी, ये कोई आर्क है, या फिर मान लो ये कॉर्ड है, एक ही बात होती है, कॉर्ड ले लो या आर्क ले लो, सेम ही चीज़ होती है। जैसे मान लो यहाँ किसी पॉइंट पे एंगल थीटा बन रहा है, तो किसी दूसरे पॉइंट पे बनाएंगे ना, वो भी एंगल क्या होगा थीटा होगा, लेकिन सर्कल पे क्या हो जाता है, वो 2 थीटा हो जाता है वो। ठीक है, उसका डबल होता है वो। अगर डायमीटर की बात करें, जैसे सर्कल है, ये डायमीटर है, डायमीटर कहीं भी एंगल बनाएगा ना, तो वो हमेशा कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। अच्छा, इसमें एक फेमस टाइप क्या है, जैसे मान लो ये सर्कल है और ये दे दिया कि ये कोई टेंजेंट है P। ठीक है, जब भी टेंजेंट एंगल बनाता है ना, तो ये जैसे मान लो ये टेंजेंट है, तो रेडियस है ये रेडियस हो गई, यहाँ पे मिला दी ये रेडियस। तो जो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा हमेशा। ऐसे ये रेडियस और ये टेंजेंट, तो ये एंगल कितना बना 90 डिग्री का। तो कई बार क्या पूछ लेते हैं कि जो टेंजेंट बनेगा ना, इनके बीच का एंगल अगर हमें दे रखा है 50 है, तो ये एंगल बताओ कितना होगा। तो देखो ये पूरी क्वाड्रिलेटरल बन गई, इसके चारों एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, उसमें से 90 तो ये और 90 ये माइनस हो गया, मतलब कि 180 माइनस हो गया, तो कितना बचा 180। अब इसका और इसका सम है 180, उसमें से 50 ये माइनस कर दो, तो कितना बच गया, ये एंगल 130 का बच गया। ठीक है, तो इसमें ये ज्योग्राफी में मेन तो यही इंपॉर्टेंट है, बाकी हमने ट्रायंगल तो पीछे ही कर लिए थे मेंसुरेशन में। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और क्या बन जाता है कि जैसे मान लो ये दे रखा है तुम्हें सर्कल और यहाँ से टेंजेंट है, मान लो टेंजेंट यहाँ क्रॉस कर गया, एक यहाँ पे टेंजेंट, ये टेंजेंट क्या है, इसको सीकेंट बोलेंगे, क्योंकि 2 बार कट करा ना, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो इसको हम सीकेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने जो ये सीकेंट खींचा है और एक पॉइंट पे मिलने लग रहे हैं दोनों। ठीक है, ये मान लो P है
ये हो गया ए, बी, ये हो गया सी और डी। इनमें से किसी की भी वैल्यू पूछ सकते हैं, ए बी की वैल्यू पूछ लेंगे या बी पी की वैल्यू पूछ लेंगे, सी डी की वैल्यू पूछ लेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी से ले लो वैल्यू, पी से ए, ठीक है, इंटू पी से फिर बी, एक साइड के हो गए, इक्वल टू यहाँ पी से सी इंटू पी से क्या हो जाएगा डी। ये फॉर्मूला पुट कर देना। कई बार क्या होता है, जैसे पी ए की वैल्यू दे देंगे, पी बी की वैल्यू दे दी, पी सी की वैल्यू दे दी और पी डी की वैल्यू पूछ लेंगे, तो इनकी वैल्यू पुट कर देना बस, ठीक है। इसमें ज्योमेट्री में मेन तो इतना ही था, ठीक है। बाकी कुछ और होगा तो आप क्लासेस में देख लेना, वैसे तो इतना ही है इसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये बोल दिया जाता है कई बार, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब कि क्या है, जिनका एक ही सर्कल होता है फिक्स, ठीक है। इसकी रेडियस हमें दे रखी है कुछ भी, एक मिनट यहाँ बना देती हूँ मैं, इसकी रेडियस दे रखी है कुछ भी और ये नीचे वाले की रेडियस दे रखी है, ठीक है। तो हमसे पूछ लेगा इनके बीच की जो ये कोड है ना, इन दोनों की, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो इसको कैसे निकालते हैं हम, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो इसको हम कैसे करेंगे, जो भी ये बड़े वाले की रेडियस है, मान लो बड़े वाले की रेडियस आर है तो आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले की रेडियस करके पूरे का स्क्वायर रूट कर देंगे हम, ठीक है। बड़े वाले जो रेडियस उसका स्क्वायर माइनस छोटे वाली रेडियस का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। तो इसमें देखो हम कैसे करते हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अगर डिस्टेंस पूछे तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कर दो, स्पीड पूछा है तो टाइम से डिवाइड कर देना, टाइम पूछा हो तो स्पीड से डिवाइड कर देना। तो कई बार क्या होता है, जैसे हमें स्पीड है वो किलोमीटर पर सेकंड में दे रखी हो, ठीक है, सॉरी किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो, और हमें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे करेंगे, देखो छोटे में कन्वर्ट करना है तो जो भी मान लो इसकी वैल्यू दे रखी है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, छोटे में करना तो ऊपर छोटा आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मीटर पर सेकंड को अगर हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, बड़े में करना है तो जो भी वैल्यू है, मान लो इसकी वैल्यू जो भी दे रखी है एक्स, बड़े में करना तो ऊपर बड़ा आ जाएगा 18, बटे में नीचे क्या हो जाएगा छोटे वाला यानी 5 हो जाएगा। अब इसमें सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मान लो कोई ट्रेन दे रखी है, कोई भी चीज़ है, वो एक व्यक्ति को बोल देगा भाई इतने टाइम में इतने सेकंड में क्रॉस कर रही है, ये इतनी स्पीड है, तो इसकी बताओ लेंथ क्या होगी। लेंथ मतलब डिस्टेंस ही होते हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर देना। या फिर बोल देंगे कोई ट्रेन है जिसकी डिस्टेंस 400 मीटर दे रखी है, एक व्यक्ति को वो 5 सेकंड में पार कर रही है, तो बताओ उसकी स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड का फॉर्मूला पुट कर देना, ठीक है। ये तो सिंपल होता है। लेकिन कई बार ये होता है कि मतलब कोई ट्रेन जाने लग रही है और यहाँ से कोई ट्रेन वापस आ रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ रही है, तो बताओ कि ये एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगे, ठीक है। टाइम बताना है अगर हमें, तो टाइम के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखो जो इसकी स्पीड, इसकी डिस्टेंस है वो, यानी इसकी जो लेंथ है वो और इसकी जो लेंथ है वो, दोनों को प्लस कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि दोनों लेंथ क्रॉस करेंगे ना एक दूसरे को, डिवाइड बाई। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे अपोजिट है, तो दोनों की स्पीड को भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये होता है टाइम का फॉर्मूला। लेकिन अगर मान लो एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही हो और फिर पूछे भी कितने टाइम में क्रॉस करेंगी, तो दोनों की तो लेंथ, ठीक है, प्लस कर दी, डिवाइड बाई। अब स्पीड माइनस हो जाएगी, S1 माइनस S2, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या आ जाता है, मान लो ये दे रखा हो, कोई भी ब्रिज दे रखा है, कोई ट्रेन उसको पार कर रही है, तो बताओ कितने टाइम बाद पार करेगी। तो टोटल डिस्टेंस यानी इसकी जो लेंथ है वो प्लस इसकी जो लेंथ है वो, डिवाइड बाई में जितना भी इसकी ट्रेन की स्पीड है, क्योंकि ये तो चल नहीं रहा, सिर्फ ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन की स्पीड कर देना, वो इनका टाइम आ जाएगा, ठीक है। और इसमें और क्वेश्चन क्या बनते हैं, जैसे मान लो ये बोल दिया कि दो प्लेटफॉर्म है, ये ए और बी, एक ट्रेन यहाँ से चल रही है 9 बजे और एक ट्रेन चलेगी 10 बजे, ठीक है। और इसकी स्पीड तो मान लो 50 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये पूछ लेंगे कि ये कहाँ पर मिलेंगी या फिर कितनी देर में मिलेंगी ये, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना होता है, दोनों ट्रेनों को सेम टाइम पे चलाना है। सेम टाइम पे चलाने का क्या मतलब है, सेम टाइम पे चलाने का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो एक ट्रेन 9 बजे चली थी जिसकी स्पीड कितनी थी 50, एक 10 बजे चली है जिसकी स्पीड है 60। अब जो 9 बजे चली है हम क्या करेंगे, इसको इसके टाइम के बराबर लेके आएंगे, मतलब 10 तक लेके आएंगे। अब ये देखो 9 बजे चली है और 10 बजे तक यानी 1 घंटा, 1 घंटे में कितनी चल रही है ये 50 किलोमीटर, ठीक है। 1 घंटे में मान लो 1 घंटे में चली यहाँ पे 50 किलोमीटर चल दी, 50 चल दी। टोटल लेंथ हमें दे रखी होगी, टोटल लेंथ मान लो हमें 200 किलोमीटर दे रखी है, जिसमें से 50 ये चल दी। अब इस 50 को भूल जाओ, इसको भूल जाओ अब, ठीक है। 200 थी, 50 ही चल दी, तो कितनी बची अब डिस्टेंस 150 बची, ठीक
ठीक है, 150 बच गई। तो बताने कितने टाइम बाद वो मिलेंगी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर तो डिस्टेंस लिख ली हमने 150 बटे में दोनों की स्पीड। अब सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो स्पीड माइनस कर दो। जैसे एक की स्पीड तो कितनी थी 60 और एक की 50, तो माइनस करेंगे तो आ गया 10। तो 150 बटे 10 कर दो, यानी ये 15 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, इसी में चोर पुलिस का भी होता है। जैसे ये तो ट्रेन थी, एक मान लो चोर है, चोर चला 9 बजे, पुलिस भागा इसके पीछे 10 बजे। ठीक है, इसकी स्पीड 50 थी, इसकी 60 थी, तो बताओ कितने टाइम बाद मिलेंगे वो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है उसका, सेम ही तरीका है दोनों के लिए। तो टाइम डिस्टेंस में मेन तो यही था। और किस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो कोई व्यक्ति है किसी स्थान से वहाँ गया और वापस यहाँ आया, तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, 2 इंटू S1, मतलब कि जो स्पीड से गया पहले, इंटू S2, यानी जिस स्पीड से वो वापस आया। ये S1 है, मान लो ये S2 है, 2S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2 ही हो जाती है इनकी एवरेज स्पीड। और इसके बाद हम लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं, पाइप एंड सिस्टर्न। सॉरी, पाइप एंड सिस्टर्न नहीं, ये तो कर लिया हमने, बोट। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव व धारा। इसको और कर लेते हैं जल्दी जल्दी से बस। अब हम जैसे ये पानी बहने लग रहा है, ठीक है, इसकी स्पीड है मान लो x पानी की, और कोई व्यक्ति या फिर बोट जाने लग रही है जिसकी स्पीड कितनी है, y है। ठीक है, तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो इसी डायरेक्शन में पानी है और इसी डायरेक्शन में ही व्यक्ति जा रहा है, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मान लो इस डायरेक्शन में तो पानी है और इससे अपोजिट डायरेक्शन में वो आने लग रहा है। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति ऐसे जाने लग रहा खुद ही और पानी भी इसको साइड धक्का दे रही है, इसका मतलब इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यहाँ पे व्यक्ति तो ऐसे जा रहा था और पानी इसको ऐसे धक्का दे रहा है, तो स्पीड क्या होगी इसकी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसको जो कम हुई है ना, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है जो, इसको तो बोलते हैं धारा के प्रतिकूल, हिंदी में बोल ले तो इसको बोलते हैं अपवर्ड। ठीक है, और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इसको बोलते हैं अनुकूल, धारा के अनुकूल, या फिर इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, अगर व्यक्ति की या फिर नाव की चाल x दे रखी है और पानी की चाल y है, अगर हमसे पूछे कि डाउन स्ट्रीम बताओ, डाउन स्ट्रीम मतलब कि धारा के अनुकूल, अनुकूल निकालनी है तो प्लस कर दो। ठीक है, और अप स्ट्रीम यानी कि इसके अपोजिट वाली निकालनी है प्रतिकूल, तो x माइनस y कर देंगे हम। इसको सोल्व कर लेना, वो आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसमें, ये देने की बजाय x y नहीं देंगे, अगली बार x y नहीं देते, ये क्या देते हैं कि जो अगर धारा के अनुकूल जा रही है तो स्पीड है 10 और धारा के प्रतिकूल जा रही है तो स्पीड है 8 है, तो बताओ नाव की स्पीड कितनी होगी या फिर धारा की स्पीड कितनी होगी। मतलब x पूछ लेगा या y पूछ लेगा। तो ये दो इक्वेशन आगे इनको सोल्व कर लो, प्लस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू से पुट कर देना y की आ जाएगी। ठीक है, जो भी दे रखा हो, मतलब अगर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दे रखा है तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, बस आ जाएगा, सिंपल था। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि जैसे बोल दिया कि नाव की स्पीड है मान लो 5 या कुछ भी x मान लेते हैं, और धारा की स्पीड है y, तो कहीं गया है वो, ठीक है, और उसी में फिर वापस भी आया है। डिस्टेंस मान लो 200 है या कुछ भी, d मान लिया एक बार के लिए, डिस्टेंस है d। ठीक है, तो गया है और वापस आया उस जगह पे, तो ये बताओ उसको टोटल टाइम लगा है मान लो 20 घंटे या कितना भी टाइम लग गया, तो बताओ कितनी डिस्टेंस उसने कवर की। ठीक है, इस टाइप से पूछ लेंगे, या फिर इसकी स्पीड ना दे के ये पूछ लेंगे इसकी स्पीड बताओ कितनी है या फिर इसकी स्पीड नहीं देंगे, इसकी स्पीड बता पूछेंगे कितनी है। मतलब सिंपल फॉर्मूला पुट क्या होता है इसके अंदर, जो डिस्टेंस होती है उसको लिख लो, ठीक है, डिवाइड बाई डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है, डाउन स्ट्रीम की क्या होगी, ज़्यादा होगी x प्लस वाई। ठीक है, सॉरी x प्लस वाई नहीं, इसमें आएगा x माइनस वाई, x माइनस वाई नीचे आ जाएगा ना, तो ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर एकदम अप स्ट्रीम वाली। ठीक है, और टोटल टाइम है तो प्लस करके d डिवाइड बाई डाउन स्ट्रीम में कितनी थी x प्लस वाई इक्वल टू जो भी टोटल टाइम आया, इसको सोल्व कर लो। समझ गई, अगर टाइम का डिफरेंस दे रखा हो, जैसे तो टोटल टाइम था, अगर डिफरेंस दे दिया कि वहाँ गया और यहाँ आया और इनके आने में जो टाइम है उनका अंतर है 5 घंटे का, तो बताओ कितनी डिस्टेंस कवर की, या फिर धारा की स्पीड कितनी है या नाव की स्पीड कितनी है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला सेम है, d बाई एक्स माइनस वाई, सिर्फ यहाँ माइनस का आ जाता है x प्लस वाई इक्वल टू जो भी टाइम दे रखा है वो। अब जो वैल्यू दे रखी है या जो पूछी है इसमें पुट कर देना, वो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो नाव और धारा में इतना था। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपका सिलेबस कंप्लीट करा सकूँ मैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 1.5 घंटा हो गया और मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सभी के फॉर्मूले करवा दिए। अब देखो जो सिंप्लीफिकेशन रह गया, ठीक है, और नंबर सिस्टम रह गया, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत ईजी होते हैं, इनमें तो कुछ ऐसा नहीं है। तो मेन जो फॉर्मूले थे वो मैंने आपके करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।